तो भाई आ गए तुम अपनी लाइफ की आखिरी क्लास की रिवीजन करने के लिए। क्लास 12 तुम्हारी जिंदगी की ये आखिरी स्कूल की क्लास होने जा रही है। वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं तुम्हारी फ्लेमिंगो की कंप्लीट रिवीजन कराने जा रहा हूं। एक वन शॉट रिवीजन होगी। क्या क्या आज मैं कवर करने वाला हूं, मैं तुम्हें बता देने वाला हूं। बहुत नॉस्टैल्जिक होने वाला है क्योंकि ये तुम्हारी लास्ट क्लास है, क्लास 12th। उसकी तुम रिवीजन करने आए हो। इसके बाद ये स्कूल नहीं रहेगा। क्या तुम्हें एहसास है इस बात का? इसके बाद तुम स्कूल की क्लास में नहीं बैठोगे। ये जो यूनिफॉर्म पहन के रोज जाते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगी। अब तो बस स्कूल लाइफ खत्म हो गई है दोस्त। चलो दोस्तों, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए एक 5 टाइम्स रिवीजन प्लान बनाया हुआ है। यानी मैं एग्जाम से पहले तुम्हारी कम से कम 5 रिवीजन करा दूंगा और एग्जाम में तुम्हारे 80 में से 80 नंबर लाने का हमारा टारगेट जो है उसे पूरा करके दिखाऊंगा। आज के रिवीजन में क्या खास है वो सुनते चले जाओ भाई। आज ना मैं तुम्हें सारे चैप्टर्स की कंप्लीट समरी, उनके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो, और साथ ही साथ कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन मेनली बनता है वो भी कवर करवाता हुआ चलूंगा। तो एक वन शॉट रिवीजन ये ऐसी होने जा रही है कि एक रिवीजन 10 के बराबर काम करने वाली है। सो विदाउट एनी डिले आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि आज की रिवीजन क्लास में जितना भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वो सब तुम्हें याद रहेगा। बस एक छोटा सा काम करना है तुम्हें। हाथ में एक पेन और एक रजिस्टर लेके बैठना है और हर चैप्टर के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया था वो बिना देखे लिखना है अपने उस रिवीजन रजिस्टर के अंदर। वो कीवर्ड्स, वो लॉन्ग आंसर ऐसे शॉर्ट्स में ही लिखने हैं। शॉर्ट नोट्स अपने खुद के बनाने हैं और उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर आप रिज्यूम करोगे ना। चलो शुरू करते हैं। कुछ कमी लग रही है क्या? तुमने क्या मुझे प्यार नहीं भेजा अपना? जल्दी से लाइक के बटन को दबा दो। आज चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आखिरी लेसन। जैसे ये तुम्हारी जो क्लासेस चलने वाली हैं, रिवीजन क्लासेस हैं, तुम्हारी आखिरी क्लासेस तो हैं। इसके बाद ये क्लासेस नहीं होंगी, कॉलेज में चले जाओगे। इसी तरह की कहानी है द लास्ट लेसन की कहानी। इस लेसन को समझने के लिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो एग्जाम में तुम्हें लिखने हैं या तुमसे पूछे जा सकते हैं किसी भी तरह से। वो क्या है वो देख लो पहले। वो क्या है जी? रिप्रोच का मतलब होता है किसी को ब्लेम करना। कोई किसी को रिप्रोच करता है। यहां कौन ब्लेम करेगा अभी देखेंगे। नेक्स्ट है कॉमोशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा हंगामा। आयरन रूलर, लोहे की एक छड़ी होती थी जिससे टीचर पीटते हैं तो उसको बोलते हैं आयरन रूलर। ठीक है। क्रैंकी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रैंकी का मतलब होता है बहुत अजीब, स्ट्रेंज, उसको बोलते हैं क्रैंकी। ठीक है। बसल का मतलब बहुत ज्यादा शोर। और थंडर क्लैप बहुत ज्यादा हैरान हो जाना, चौंक जाना, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? थंडर क्लैप। और सोलेम का मतलब गंभीर या सीरियस। इतना याद रख लोगे? हाँ सर याद रख लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। आओ चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहानी है ये? ध्यान से सुनते जाओ। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ फ्रेंच बॉय नेम्ड फ्रांस। ये किसकी कहानी है? फ्रांस नाम के एक, फ्रांस एक कंट्री है ना, फ्रांस, वहां की कहानी है। फ्रेंच बॉय है, फ्रांसीसी बच्चा है, फ्रेंच है। ही डिसलाइक्स स्टडीइंग फ्रेंच एंड हेट्स हिज टीचर एम हैमिल। दूसरा कौन है? एम हैमिल है। उसे ना अपने टीचर जो है एम हैमिल वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उनको वो क्रैंकी समझता है और उसको पढ़ाई में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह ही तो है। आ जाते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या होता है? ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग एज। भाई उसको ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ग्रेट ड्रेड है। ड्रेड इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या है मेरा बच्चा? किताब में लिखे हुए वर्ड है ये। ड्रेड बुक का, टेक्स्ट बुक का वर्ड है। ड्रेड, ड्रेड ही लिखना है तुम्हें भी। ठीक है ना, स्केर्ड नहीं, ड्रेड लिखना है। ड्रेड मतलब क्या था बताते चले जाना। कमेंट्स में जो जो पूछूं बताते जाना। ड्रेड था उसको, किस बात का ड्रेड था? एज, क्योंकि। एज का इस्तेमाल कैसे किया? क्योंकि के लिए। क्योंकि he did not learn the lesson on participle। उसने पार्टिसिपल पे जो लेसन होता था, यानी पार्टिसिपल जो ग्रामर का एक पार्ट होता है ना, इंग्लिश के अंदर भी होता है, उसने वो लर्न नहीं किया था, इसलिए उसको डर लग रहा था, स्कूल जाने का मन नहीं था। When he reached his school, He found there was silence all around। जब वो स्कूल जाके देखते चारों तरफ साइलेंस होता है, लेकिन उस स्कूल जाने से पहले रास्ते में वो देखता है कि भाई पंछी उड़ रहे हैं, बहुत अच्छी मॉर्निंग है। वो बड़ा खुश हो रहा होता है, आसपास की चीजों से डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं, लेकिन जबरदस्ती थी, स्कूल तो जाना ही था। रास्ते में एक चीज और होती है, वहां पे ना एक लोहार बैठा होता है, वो अखबार पढ़ रहा होता है, उसको कहता है बेटे इतनी जल्दी मत कर, आराम से पहुंच जाएगा तू, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ये सब उसके साथ होता है। जैसे ही वो स्कूल में एंटर करता है, व्हाट ही फाउंड, वो क्या देखता है? देयर वाज साइलेंस ऑल अराउंड। जबकि स्कूल में क्लास के अंदर तो बहुत हंगामा रहता है, शोर शराबा, लेकिन वहां साइलेंस था।
फिर क्या होता है, द स्टूडेंट सेट एट देयर डेस्क साइलेंटली, सारे स्टूडेंट्स सेट थे यानी बैठे थे, कहां पे, अपने डेस्क पे बड़े खामोशी से। एम हैमिल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांस फॉर कमिंग लेट, और जो एम हैमिल, जिनको क्या समझता था, जल्दी बताओ, क्रैंकी समझता था, बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनका आयरन रूलर था जिससे वो पिटाई करते थे, वो भी वहां पे उसको डांट नहीं रहे थे। और एक चीज और नोटिस करता है वो, कि जो क्लास होती है उसमें जो बैक बेंचेस होते हैं ना, पीछे के जो बेंचेस थे जो कि ज्यादातर एम्प्टी रहते थे, वहां पे विलेजर्स बैठे हुए हैं, पुराने जो पोस्टमैन थे, मेयर साहब थे, वो सब लोग विलेजर्स भी आए हुए थे। ऐसा क्यों हो रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहां तक सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी सर, आगे बढ़ जाते हैं हम। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, हाँ जी, he was wearing his beautiful dress which he never wore except on inspection and prize days। और जो एम हैमिल थे ना, उसके टीचर का, इसका कौन से टीचर थे, जो क्रैंकी जिनको समझता था, जो कि फ्रेंच टीचर थे, 40 साल से वहां पढ़ा रहे थे, 40 ईयर से, वो क्या कपड़े पहने हुए थे, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि वो सिर्फ इंस्पेक्शन का दिन जब होता था और जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे होते थे तब पहनते थे। वो आज वो वाली ड्रेस पहने थे, यानी कुछ तो स्पेशल होने जा रहा था। विलेजर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द क्लासेस, ये तो हमने देख लेते, क्लास के अंदर विलेजर्स भी थे। एवरीबडी लुक्ड वेरी सैड इन द क्लास, हर कोई क्लास में बड़ा शांत था, उदास था। अभी फ्रांस जो कि एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन एम हैमिल टोल्ड दैट द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। अब एम हैमिल बताते हैं कि एक ऑर्डर आया बर्लिन से। बर्लिन क्या है, जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, वहां पे हिटलर का राज था। तो इस उस जमाने की बात है जब जर्मनी ने फ्रांस को कैप्चर कर लिया था, वहां पे क्या कहते हैं उसको फतेह कर लिया था, जीत लिया था और वहां पे कब्जा कर लिया था अपने, उस जमाने की बात है। तो वो बताते हैं हैमिल साहब कि क्या बर्लिन से ऑर्डर आया है। क्या है वो ऑर्डर, इंपॉर्टेंट लाइन मेरा बच्चा ध्यान से देखो, क्या ऑर्डर आया है, दैट Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। अल्सास एंड लॉरेन फ्रांस के शहरों के नाम है। तो बर्लिन से ऑर्डर यह है कि अब अल्सास और लॉरेन में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ये बैन लग चुका था फ्रांसीसी भाषा पे। फ्रांस गॉट शॉक टू हियर दिस न्यूज, फ्रांस एकदम हैरान हो गया, है क्या, अब हम फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे। He felt sorry for not learning his lessons। उसको अचानक से ना सॉरी फील होने लगा, रिग्रेट करने लगा कि उसने अपने लेसन्स पहले क्यों नहीं पढ़े जब उसके पास मौका था। He suddenly starts liking learning French। अचानक से उसको वो चीज अच्छी लगने लगी, जिस चीज को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जिसकी उसकी नजर में कोई वैल्यू नहीं थी, जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया था, अचानक से he starts liking that language। उसको उसमें मजा आने लगा। दोस्तों ऐसा होता है हमारे साथ, जब तक कोई चीज हमारे पास होती तब तक हम उसकी कद्र नहीं करते। जब वो हमसे दूर जाने लगती है तो हमारा मन करता है कि काश वो वापस आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमसे दूर कैसे जा सकती है, हम उसे दूर नहीं जाने देंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर क्या होता है, He develops liking for his teacher M. Hamill। बल्कि उसको वो जो क्रैंकी टीचर जिन्हें समझता था, स्ट्रिक्ट थे, आयरन रूलर रखते थे, उनको भी वो लाइक करने लगा, पसंद करने लगा। Liking for his teacher M. Hamill। M. Hamill blamed everyone। ब्लेम की जगह हमने क्या वर्ड यूज करना था, अभी पढ़ाया था मैंने, जल्दी बताओ कौन कौन कमेंट में बताएगा, सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। ब्लेम करने के लिए एक और वर्ड बताया था, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। M. Hamill blamed everyone for not learning their language including himself। M. Hamill साहब जो थे, जो कि अपना लास्ट लेसन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों और दोस्तों, जितने भी लोग मौजूद हो, ये जो आज हमारे साथ हुआ है ना, हमने अपनी लैंग्वेज को नहीं याद किया, इसका मैं भी जिम्मेदार हूं और तुम भी जिम्मेदार हो। उन्होंने दोनों ही लोगों को जिम्मेदार ठहराया। क्या जिम्मेदार ठहराया? He said that the French language is the most logical and beautiful language in the world। उन्होंने कहा कि जो फ्रांसीसी भाषा है ना, ये दुनिया की सबसे क्लियर, ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है। ऐसा कौन कह रहा है? एम हैमिल साहब कह रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो आज हम नहीं पढ़ पाए ना, अपनी लैंग्वेज को सीख नहीं पाए, उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं और आप सब भी बराबर के जिम्मेदार हैं। उन्होंने ब्लेम किया था। और ब्लेम के लिए बच्चा हमने कौन सा वर्ड यूज किया था? हाँ, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, कुछ ने नहीं दिया होगा, लेकिन वो भी अब याद रख लेंगे। क्या वर्ड था? रिप्रोच। क्या वर्ड था? रिप्रोच। हमने देखा था ना, ये रहा। मैं एक बार और आपको दिखा देना चाहता हूं। रिप्रोच वर्ड, एग्जाम में रिप्रोच आए तो समझोगे ना कि क्या कह रहा है, कि रिप्रोच करना यानी ब्लेम करने के बारे में बात हो रही है। तो ब्लेम भी यहां पे, रिप्रोच भी यहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ जाए, सबको क्लियर हो रहा है? बिल्कुल क्लियर है सर। फिर क्या होता है उसके बाद?
हाँ, he asked his people to protect their language. वो कहते हैं कि आपको अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना ही होगा, इसको प्रिजर्व करना ही होगा। क्यों करना है भाई, क्यों करना है? अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, लैंग्वेज इज द की टू द प्रिजन। इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको लिख के आनी ही आनी है कि जो प्रिजन मतलब जो जेल, जो कैद है, उसकी जो चाबी है वो क्या होती है? एक लैंग्वेज, जो हमारी खुद की भाषा होती है। और हमें वन मस्ट प्रिजर्व देयर मदर टंग, और हर इंसान को अपनी मादरी भाषा, जो उसकी मातृभाषा है, उसकी रक्षा करनी ही चाहिए, उसको संजो के रखना ही चाहिए, अपनी हेरिटेज को संभाल के रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये लेसन कौन देता है? एम हैमिल साहब देते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं? उसके बाद वो ऐसे निहारने लगते हैं अपनी उस क्लास को जिसको वो आखिरी बार देख रहे थे। दीवारों को देखते हैं, खिड़की को देखते हैं, और देखते ही देखते कुर्सी पे बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद एम हैमिल चेयर से उठते हैं और कुछ कहने की कोशिश करते हैं, आए, लेकिन चोक कर जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते। फिर वो सीधे जाते हैं बोर्ड की तरफ और लिखते हैं वी वे लव फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस अमर रहे, फ्रांस की जय। फिर वो दीवार से ऐसे सर लगा के खड़े हो जाते हैं और इशारे से कह देते हैं कि जाओ, क्लास इज डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ। और इस तरह से आखिरी क्लास खत्म हो जाती है। क्या दिल को छू जाने वाली कहानी नहीं है दोस्तों? बिल्कुल ऐसा ही होता है। इतनी प्यारी कहानी जो आप सबके मन को छू जाए, ऐसी कहानी है ये। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बनता है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं क्वेश्चन की जगह उन्हें पॉइंट्स कहना पसंद करूंगा, क्योंकि मैंने ना उन्हें पॉइंट्स में समराइज कर दिया। तुम्हें बस ये दो बातें याद रखनी है। ये लॉन्ग आंसर तो मैंने तुम्हें लिखवा ही दिया है मेरा बच्चा। ये लॉन्ग आंसर जो है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है? ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है? दोनों पीडीएफ मिल जाएंगी। अब इसमें ये जो लॉन्ग आंसर मैंने बनाया है, ये बहुत आसान है, बहुत छोटा है, ताकि आपको लंबी लंबी समरी रटनी ना पड़े, ठीक है? ये इतना काफी है कि तुम्हें किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम उसका आंसर कर सकते हो और तुम्हारा प्रीबोर्ड शानदार जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके अलावा जिस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है वो क्या है? जिस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो एग्जाम के लिए तुम्हारे बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक पॉइंट ये कि जब एम हैमिल रिप्रोच करते हैं, ब्लेम करते हैं गांव वालों को और खुद को, तो किस क्या क्या ब्लेम करते हैं वो सुन लो जरा। वो कहते हैं ना कि भाई हम अपनी भाषा नहीं सीख पाए, उसके लिए आप और मैं दोनों जिम्मेदार हैं। तो कैसे जिम्मेदार हैं, इसका एक डीप सा पॉइंट है, वो देख लो। कैसे जिम्मेदार है? एम हैमिल ने कहा योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ। इंपॉर्टेंट वर्ड सुनो, ये बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड, कि जो आपके पेरेंट्स थे ना, वो एंशियस नहीं थे, यानी वो उस चीज के लिए सीरियस ही नहीं थे, उनको चिंता ही नहीं होती थी कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ब्लेम्स हिमसेल्फ, और अपने आप को कैसे जिम्मेदार ठहराते हैं? फॉर सेंडिंग स्टूडेंट्स टू वाटर हिज फ्लावर्स, क्योंकि वो कभी कभी क्या करते थे, अपने स्टूडेंट्स को कह देते थे जाके गार्डन में मेरे फूलों को पानी, प्लांट्स को पानी दो। इस तरह से बच्चों का टाइम वेस्ट करते थे। और क्या करते थे? गिविंग हॉलीडे फॉर फिशिंग, और जब वो खुद फिशिंग पे जाते थे उस दिन छुट्टी मार लेते थे और बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। तो उन्होंने अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराया और गांव वालों को भी और पेरेंट्स को भी जिम्मेदार ठहराया। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अब जल्दी से तुम्हें क्या करना है, कमेंट में एक बार लिख दो, लिख के उतार दो अभी के अभी के वो 3 पॉइंट क्या थे जिस तरह से एम हैमिल ने खुद को और गांव वालों को रिप्रोच किया था। क्या क्या 3 पॉइंट थे? अभी अभी हमने देखा था, ठीक है? फिशिंग वाला पॉइंट था, प्लांटिंग वाला, वाटरिंग वाला पॉइंट था, और जो पेरेंट्स थे वो एंशियस नहीं थे, वो काम करने भेज देते थे, अपने बच्चों को कहीं कहीं कमाने भेज देते थे, ठीक है? ये था, बाल मजदूरी करवाते थे। दूसरा एक सवाल इसमें जो बनता है बच्चों, जो तुम्हें पता ही होना चाहिए, अरे क्या बढ़िया ग्राफ की फॉर्म में तुम्हारे लिए मैंने ऐसा निचोड़ के लाके दे दिया। वो क्या है भाई? एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या सोचते थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है क्या कि मोस्ट लॉजिकल है, क्लियर है, और क्या है? मस्ट गार्डेड, हम इसको प्रिजर्व करना चाहिए। और तीसरा चौथा क्या है? की टू द प्रिजन, जो प्रिजन है, कैद की चाबी होती है हमारी मदर टंग। बस ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें याद रखने मेरा बच्चा। और उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जो मेरे बच्चे ना बना पाए। अभी वीडियो को पॉज करो, एक बार बिना देखे अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करो, क्या किस चैप्टर में तुमने पढ़ा था, कौन से कीवर्ड्स थे, क्या की लाइंस थी, लॉन्ग आंसर कैसे कैसे था। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, अनीस जंग मैम ने कहानी लिखी है, और ये कहानी है उन गरीब बच्चों की जिनका बचपना उनसे छीन लिया गया है, यानी स्टोलन
चाइल्डहुड की कहानी है। चाइल्ड लेबर, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से जो काम कराया जाता है उनके ऊपर ये कहानी लिखी गई है। ये कहानी बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है साहिब आलम का। साहिब आलम की कहानी है जो कि एक रेग पिकर है, सीमापुरी में रहता है दिल्ली के अंदर। रेग पिकर यानी कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, रेग पिकर। दूसरी कहानी मुकेश की कहानी जो फिरोजाबाद में रहता है और एक बैंगल फैक्ट्री जहां पे चूड़ियां बनती है ना रंग बिरंगी, वहां काम करता है। तो 2 पार्ट में डिवाइडेड ये कहानी है। आइए देखते हैं इसके कुछ ऐसे वर्ड जो एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हुए दिखेंगे, इसलिए तुम्हें उनका मीनिंग पता होना चाहिए और तुम्हें भी अपने आंसर्स में वो यूज करने हैं। आओ चलो देखते हैं। स्क्राउंज करना या स्क्राउंजिंग का मतलब ये होता है कोई चीज टटोलना, ढूंढना, खंगालना। गार्बेज डंप्स का मतलब कूड़े के बड़े बड़े ढेर। पेरिफेरी का मतलब एज या किनारा या बाउंड्री को क्या बोलते हैं? पेरिफेरी। ठीक है, आ जाते हैं। टारपोलिन का मतलब तिरपाल, वो जो नीली कलर की तिरपाल होती है ना, बारिश से बचने के लिए लोग यूज करते हैं, वो तिरपाल। डिवॉइड का मतलब डिप्राइव होना, किसी चीज से वंचित होना, इसका मतलब होता है डिवॉइड। आगे बढ़ जाते हैं मेरा बच्चा। अब ये कुछ और वर्ड्स हैं जो तुम्हें पता होने ही चाहिए। जो थीम है इस चैप्टर की वो क्या है? चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम कराना। बाल मजदूरी, पोवर्टी, गरीबी कितनी है। स्टोलन चाइल्डहुड, बचपना छिन रहा है। एम्बिशंस, उनकी जो इच्छाएं हैं, ख्वाब है, डिजायर्स। और डिप्राइव्ड बैकग्राउंड। अब जल्दी से मुझे बताओ, डिप्राइव्ड के लिए अभी कौन सा वर्ड हमने पढ़ा था? क्या वर्ड यूज किया था हमने? वो तुम मुझे बता दो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे इस कहानी के पहले पार्ट की तरफ। क्या है सर पहले पार्ट में? जल्दी से देख लेते हैं। साहिब आलम की कहानी। कौन है साहिब आलम? द राइटर अनीस जंग हाईलाइट्स द फ्लाइट ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी। जो राइटर अनीस जंग है वो किसके हालात बताते हैं? जो सीमापुरी के जो बच्चे हैं, डिप्राइव्ड, उनकी प्लाइट, उनकी जो बुरी हालत है। प्लाइट वर्ड यूज हुआ, इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरा बच्चा, लिख के आना एग्जाम में कि प्लाइट बताते कि उनकी क्या बुरी दशा है, बुरी हालत है उन बच्चों की जो सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी दिल्ली का एक इलाका है और एक स्लम इलाका है जहां पे बस्तियां बसी हुई ऐसे टेम्परेरी मकान है वहां का। ठीक है, इट इज अ प्लेस विच इज नॉट लुक्ड आफ्टर। लुक्ड आफ्टर का मतलब ख्याल रखना। ये एक ऐसी जगह है जिसका किसी ने कोई ख्याल नहीं रखा है, लुक्ड आफ्टर नहीं हुआ है। नो सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। वहां पे ना कोई सीवेज की फैसिलिटी है, ना पे वहां पानी पीने का या यूज करने का पानी है, कुछ भी नहीं है, वहां कोई सुविधा नहीं है। सर्वाइवल इन सीमापुरी मींस रेग पिकिंग। सर्वाइवल करना, वहां पे रहना, वहां पे संघर्ष करना, सबसे बड़ा यही है कि वहां पे रेग पिकिंग होती है, यानी कूड़ा बीनना ही वहां पे सर्वाइवल का दूसरा नाम बन चुका है। उसी से लोगों के 2 वक्त का पेट भरता है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। इंपॉर्टेंट लाइन है मेरा बच्चा, एग्जाम में लिखना ही लिखना है। उनके लिए जो कूड़ा है ना वो क्या है? वो सोने जैसा है। ठीक। Here gold means a 1 rupee coin, a 10 rupee note और a pair of torn shoes। यहाँ पे सोने का मतलब, गोल्ड का मतलब क्या है? 1 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट या फिर फटे पुराने जूते भी उनके लिए सोने जैसे हैं। इतनी ज्यादा पोवर्टी है, गरीबी है, संघर्ष है, डिप्राइव्ड बैकग्राउंड है, डिवॉइड है वो। क्लियर? क्लियर? ये लॉन्ग आंसर, ये इंपॉर्टेंट लाइंस तुम्हें अपने आंसर में यूज करनी है एग्जाम के अंदर। अब जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा मेरा बच्चा, याद रखना, जो नेक्स्ट हमारी रिवीजन होगी, जो कि लाइव रिवीजन होगी 15 जनवरी के आसपास होगी, याद रखना, बिल्कुल मिस नहीं करनी, तुमने मुझसे वादा किया है। उसमें हम सिर्फ फोकस करने वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इतना सबको क्लियर है? इतना क्लियर है? माइंड में बैठाओ एक बार जल्दी से। क्या क्या था, किसकी कहानी? साहिब आलम, रेग पिकर, सीमापुरी। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। The writer meets with a rag picker boy named साहिब आलम। राइटर किससे मिलती है? एक कूड़ा बीनने वाला लड़का, रैग पिकर बॉय, जिसका नाम, whose name is साहिब आलम, who migrated from बांग्लादेश and lives in सीमापुरी। बांग्लादेश में तूफान आ गया था, वहां से वो माइग्रेट करके वहां बांग्लादेश से कहां आ गए? सीमापुरी में आके बस गए थे। They could hardly manage some food for survival। मुश्किल से थोड़ा सा खाना नसीब हो पाता है सर्वाइवल के लिए। They could hardly manage some food for survival. The writer finds साहिब walking barefoot। राइटर देखती है कि साहिब ना पैरों में चप्पल तक नहीं है, कोई जूते नहीं है, नंगे पैर, barefoot वो घूमता है। साहिब walking barefoot। The general explanation is that it is not lack of money but a tradition। लेकिन वो बहाना क्या बनाता है कि भाई ये हमारा ना ट्रेडिशन ऐसा जिसमें हम नंगे पैर घूमते हैं। पहले बहाना बना देता है कि भाई ऐसे अलमारी पर रख के भूल गए थे, ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन दरअसल सच्चाई क्या है वो राइटर को भी क्लियर नहीं है। However, she is not sure. One day The writer finds साहिब holding a steel canister going towards milk booth। लेकिन कुछ दिन बाद राइटर क्या देखती है? राइटर साहिब आलम से बातें करती, कहती है कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? वो कहता है स्कूल नहीं है। फिर कहती है कि अगर मैं स्कूल खोलूंगी तुम आओगे?
तो वो कहता है हाँ मैं जरूर आऊंगा, बट आप खोलोगे नहीं, यानी आप अपना वादा निभाओगे नहीं, क्योंकि ये साहिब आलम को भी पता है कि लोग सिर्फ उससे वादा करते हैं, उन गरीब लोगों से सिर्फ प्रोमिस किए जाते हैं, प्रोमिस को कोई फुलफिल नहीं करता। जब राइटर साहिब आलम से उसका नाम पूछते तो बताता मेरा नाम है साहिब आलम। तब राइटर सोचती है कि उसे अपने नाम का मीनिंग नहीं पता कि उसके नाम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का मालिक। और आयरनी क्या है, आयरनी क्या है कि वो एक रेग पिकर है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि उसके नाम में आयरनी क्या है, क्योंकि नाम का मीनिंग क्या है जल्दी से बताओ कमेंट करके, और वो एक रेग पिकर है, यही आयरनी है। ठीक है, बिल्कुल उल्टा है। आगे बढ़ते हैं। वन डे द राइटर फाइंड्स साहिब होल्डिंग अ स्टील कैनिस्टर गोइंग टुवर्ड्स मिल्क बूथ। वो देखते हैं कि एक कनस्तर लेके दूध का वो एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। ही टेल्स दैट ही गॉट अ जॉब एट अ टी स्टॉल फॉर 800 रुपीज एंड ऑल द मील्स। अब वो राइटर को बताता है कि उसको ना नौकरी मिल गई है जहां उसको 2 वक्त का खाना और 800 रुपए महीना मिलता है। चलो जी, चेंज आ गया है। द राइटर नोटिस दैट ही हैज लॉस्ट द फ्रीडम ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर। लेकिन राइटर महसूस करते हैं कि अब उसके पास फ्रीडम नहीं है। जब वो घूमता था ना एज अ रैग पिकर, तो उसकी एक टोली होती थी, उसके और फ्रेंड्स होते थे, नंगे पांव वो लोग सुबह मॉर्निंग बर्ड्स की तरह निकल जाते थे और आफ्टरनून में गायब हो जाते थे। लेकिन वो खुश थे, साहिब आलम खुश था। ही हैड द फ्रीडम, जो कि अब उसके पास नहीं बची, क्योंकि अब वो एक दुकान के मालिक पे काम करता है, एक चाय की दुकान के मालिक के पास काम करता है, जहां वो बंद चुका है। ठीक है, आइए दोस्तों एक बार जल्दी से कंपाइल कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। भाई, एक लड़का है जिसका नाम साहिब आलम है, जो कि एक रैग पिकर है सीमापुरी का। हार्डली मैनेज फूड फॉर सर्वाइवल, फूड नसीब नहीं होता सर्वाइवल के लिए। गार्बेज टू देम, उनके लिए क्या है, गार्बेज गोल्ड की तरह है। वॉक्स बेयरफुट वो चलते हैं। नो ड्रेनेज फैसिलिटी, सीवेज फैसिलिटी, रनिंग वाटर की फैसिलिटी वहां नहीं है। साहिब गॉट अ जॉब एट अ टी स्टॉल फॉर 800 रुपए की उसको नौकरी मिल गई। ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा था, इतना ही तो था। अब जो मैं तुम्हें कराना चाह रहा हूं दोस्तों, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पॉइंट्स जो मैं पहले फर्स्ट चैप्टर में भी तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताए थे, पॉइंट वाइज याद करवाया था, ऐसे कुछ पॉइंट्स इसके भी याद रख लेना। भाई, प्रॉब्लम्स ऑफ सीमापुरी के ऊपर आता है, सवाल आ जाता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए 2-3 पॉइंट। क्या सीमापुरी में क्या प्रॉब्लम है? एक तो विल्डरनेस वाला इलाका है, ऐसा लगा जहां कोई आता नहीं, रहने लायक फैसिलिटी नहीं थी। पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही मान के चलो कि वहां पे, क्योंकि लोग वहां लुक आफ्टर नहीं करते, सरकारी लुक आफ्टर वहां नहीं करती हैं। रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पोलिन, और वहां के जो घर हैं वो कैसे हैं, किसके बने हुए, टिन के और तिरपाल के बने हुए, टेम्परेरी उनका शेल्टर होता है वहां पे। नो सीवेज और ड्रेनेज और रनिंग वाटर। ये 3 पॉइंट तुम्हें पता होने चाहिए, जल्दी से कमेंट में लिख दो ताकि तुम्हें याद रह जाए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बढ़ते इस चैप्टर के पार्ट 2 की तरफ। वो कहानी है मुकेश की कहानी। मुकेश भी एक लड़का है, उसका भी बचपना ऐसे ही खराब हो रहा है चाइल्ड लेबर में। उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। एक तो हैजर्डस का मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक। फैक्ट्रीज वहां कैसी हैं, हैजर्डस है, खतरनाक है। डिंजी सेल्स का मतलब डर्टी एंड डार्क, जहां अंधेरा है, वेंटिलेशन नहीं है, बहुत ज्यादा डर्टी है। फर्नेसेस का मतलब बड़ी भट्टियों को क्या बोलते हैं, फर्नेसेस बोलते हैं। जो जहां चूड़ियां बनती हैं भट्टियों में, वो वहां पे पकती हैं, तो उसको भट्टी को क्या बोलते हैं, फर्नेसेस। पोवर्टी तुम जानते हो, गरीबी को बोलते हैं चाइल्ड लेबर, जो तुम्हें मालूम ही है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। मुकेश की कहानी। कौन है मुकेश? This is the story of a boy named Mukesh who lives in फिरोजाबाद। मुकेश की कहानी है जो फिरोजाबाद में रहता है, which is famous for बैंगल, जो कि बैंगल के लिए फेमस है, बैंगल मेकिंग के लिए। This profession is a hazardous one, ये बहुत ज्यादा hazardous है, dangerous है। Word hazardous क्यों बोल रहा हूं मैं, बार बार hazardous क्यों लिखा है, क्योंकि मेरा बच्चा किताब में ये वर्ड है, NCERT में, वही तुम्हें अपने आंसर में लिखना है। hazardous one कैसा प्रोफेशन है, hazardous one है। The workers have to work in furnaces which have extremely high temperatures। जो वर्कर्स हैं उनको किस में काम करना पड़ता है, भट्टियों में। फर्नेसेस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, फर्नेसेस में काम करना पड़ता है, जहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है। और उनकी वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, इंपॉर्टेंट लाइन देखो, द सेल्स आर डिंजी। और वो जो हॉल है, वो जो जगह है, जो कमरे हैं, वो कैसे हैं, डिंजी हैं, विदाउट एयर और लाइट, जहां ना हवा आती ना फिर लाइट आती है। द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स अफेक्ट द आईज बैडली। और वो जो पॉलिश करते हैं ना, ऐसे ऐसे पॉलिश करके चमकाते हैं चूड़ियों को, उनका जो डस्ट निकल के जाता है ना, वो आंखों में लगता है, जिससे आंखें खराब हो जाती है और कभी कभी तो अंधे भी हो जाते हैं, ब्लाइंड भी हो जाते हैं। एंड ऑफ्टन कॉजेज ब्लाइंडनेस। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। लेकिन मुकेश जो लड़का है वो अपनी फैमिली से थोड़ा अलग सोचता है। He has a dream of becoming a car mechanic। अब जब जो राइटर है अनीस जंग, वो कैसे कहते हैं क्या करते हो तुम, वो कहता है कि भाई मैं ऐसे से यहाँ पे काम करता हूँ, इस फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, तो वो कहता है मुझे ना मोटर मैकेनिक बनने का शौक है। फिर पूछती हूँ उससे कैसे बनोगे मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक मैं ऐसे बनूंगा कि मैं क्या करूंगा, पहले में ना मैं काम गैराज में जाऊंगा, वहां काम सीखूंगा और उसके बाद में मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा। यानी उसके ड्रीम्स हैं, लेकिन बहुत बड़े ड्रीम नहीं है, एम्बिशंस है उसके, लेकिन बहुत ज्यादा एम्बिशंस भी
नहीं है, क्योंकि वो इतनी गरीबी में कि वो इससे ज्यादा सोच भी नहीं पाता। जब राइटर को से वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो राइटर कहती है क्या तुम जहाज उड़ाना चाहोगे? इस बात पे वो कहता है नहीं भाई, मुझे जहाज उड़ाने का शौक नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है ये मैं कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि ना उसको एजुकेशन मिली है, ना उसके फैमिली सपोर्ट है, फाइनेंशियल जो स्टेटस है बहुत खराब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया, ये सारी चीजें क्लियर है। फिरोजाबाद का लड़का है, हाँ 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 हाँ, मुकेश की कहानी है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। He wants to go to garage and learn car repairing. वो कार रिपेयरिंग करना चाहता है, गैराज जाना चाहता है। The Bengal makers could not organize themselves. अब कहानी आती है उनकी हालत क्यों है। फिरोजाबाद के जो बेंगल मेकर्स हैं, तो वो अपने आप को क्या नहीं कर पाए, अरेंज नहीं कर पाए। एग्जाम का क्वेश्चन है यार, बार बार पूछा जाता है, ये रखा तुम्हारा आंसर उसका। बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बीइंग बीटन एंड हैरेस्ड बाय द पुलिस, क्योंकि उनको डर लगता है। वो अपनी कोई कमेटी, अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पाते। जो पुलिस वाले ना उनको खूब मारते हैं, उनको हैरेसमेंट करते हैं। दे आर कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब मजबूर होना, उनको मजबूर किया जाता है कैसी जिंदगी जीने के लिए, एक मिजरेबल लाइफ, ड्यू टू किसकी वजह से, साहूकार जो है, जो मिडिल मैन है, जो पुलिस मैन है, जो पॉलिटिशियंस हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि ये सारे ही लोग ऐसे हैं जो उनका शोषण करते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते। जो पॉलिटिशियंस से बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन उनको डिलीवर नहीं करते, तो इसकी वजह से वो अपने आप को कभी भी ऑर्गेनाइज कर ही नहीं पाए। एक बार नजर मार लेते हैं ओवरऑल मुकेश की कहानी पे। स्टोरी ऑफ मुकेश हु वर्क्स एट अ बेंगल फैक्ट्री, बेंगल फैक्ट्री में काम करता है फिरोजाबाद में। हैजर्डस प्रोफेशन है, आंखों को भी खराब कर देता है। हैज अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग कार मैकेनिक, उसका ड्रीम है कार मैकेनिक बनने का। बेंगल मेकर्स आर कंपेल्ड, कंपेल्ड वर्ड नया वर्ड है मेरा बच्चा, लिखना एग्जाम में, मजबूर किए जाते हैं एक कैसी जिंदगी जीने के लिए, एक मिजरेबल लाइफ जीने के लिए। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। दोस्तों इसके बाद मैंने इस वाले पार्ट से भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हारे लिए निकाले जो तुम्हें पता होने चाहिए, जिसमें से एग्जाम में आता है। वो क्या है भाई? हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन बेंगल इंडस्ट्री, क्या नुकसान होते हैं बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के, भाई वो देख लो। वर्क इन डिंजी सेल्स, अब तो डिंजी वर्ड तो तुम्हें पता ही चल गया होगा। डिंजी सेल्स में काम करना पड़ता है, एयर और लाइट नहीं होती, फर्नेसेस होते हैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले, और डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग अफेक्ट्स द आईज बैडली एंड ऑफ्टन रिजल्ट्स इन ब्लाइंडनेस। और समटाइम्स क्या हो जाता है, क्या हो जाता है कि ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, अंधे भी हो जाते हैं। ये याद रहेंगे, ये चीज याद, मतलब ये तो घोल के पीना है। ये तो मैं तुम्हें ऐसे उठना और उठा के पूछूं बताइए हैजर्ड्स क्या है वहां पे, क्या क्या नुकसान है, क्या डेंजर्स है, तो तुम बताओ। हाँ, डेंजर सेल्स की वजह से होता है, पॉलिश आंखें खराब हो जाती है, एयर टाइट नहीं होती, एयर लाइट नहीं होती, ऐसे करके तुम जवाब देने लगो। ये तो ऐसे याद करना है, होगा याद, लिख दो कमेंट में। अब आगे बढ़ते, एक और पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है, व्हाई बेंगल मेकर्स रिमेन पुअर। बार बार सवाल पूछा जाएगा, एग्जाम में रखा हुआ होगा मेरा बच्चा, रखा हुआ होगा, और तुम्हें आंसर आता होगा, तुम देख के खुश हो जाओगे। चलो भाई, बेंगल मेकर्स की ऐसी हालत क्यों है, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हैरेसमेंट हो रहा है उनके साथ। कौन हैरेस करता है उनको? स्टिग्मा ऑफ कास्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि जो बेंगल मेकर्स होते हैं उनको लगता है उनकी बिरादरी से वो काम हो रहा है, जो मनिहार लोग कहलाते हैं, तो वो बिरादरी का ना ठप्पा लगा हुआ है कि जैसे लुहार का बच्चा लुहार का ही काम करेगा, बढ़ई का बच्चा बढ़ई का ही काम करेगा। तो उनकी कास्ट वो है कि वो कोई और काम सोच भी नहीं पाते, वो स्टिग्मा ऑफ कास्ट है। विशियस सर्कल ऑफ साहू कास्ट, मिडिलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, और इन सबके नाम तुम्हें लिख देना है। इतना क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। चलो एक और सवाल है, Why and how to eliminate child labor। ये पॉइंट ओवरऑल इस पूरे चैप्टर से बनता है कि कैसे चाइल्ड लेबर को हम खत्म कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखोगे इसका आंसर, क्या लिखोगे मेरा बच्चा? घबराओगे तो नहीं भाई, इसलिए करना चाहिए। देखते हैं ना भाई, सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, भाई स्कूल में भेजो। सबसे पहला तो तरीका यह, उनको एजुकेशन दो। डिप्राइव्ड ऑफ द चाइल्डहुड, अगर तुम चाइल्ड लेबर से क्या नुकसान होता है कि उनका जो चाइल्डहुड है वो छिन जाता है। और सोसाइटी शुड बेयर द एक्सपेंसेस। और सोल्यूशन क्या है, कैसे कर सकते हैं हम इसको कंट्रोल, इसको दूर, जो सोसाइटी के लोग हैं वो इसका खर्चा उठाएं और इनका ध्यान रखें चाइल्ड लेबर का। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर को इस तरह से हम खत्म कर सकते हैं। क्या करना चाहिए, ये 3 पॉइंट में ये आंसर पूरा आपका समराइज किया जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है जी सर। और जो लाइव रिवीजन जिसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, उसमें मैं भर भर के क्वेश्चन वही वाले कराऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, फाइनल बोर्ड के एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे। देखता हूं ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो तुम ना कर पाओ। 80 में से 80 लाने, याद रखना। दोस्तों चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैंने ना इन चैप्टर्स के सेपरेट वीडियोस भी बना रखे हैं। तुम YouTube पे जाके ऐसे सर्च करोगे तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे मैंने सर्च किया था डियर सर लास्ट लेसन, तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे इस तरह से वीडियोस मिल जाएंगे, तो तुम ऐसे भी देख सकते हो। आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, डीप वाटर। भाई बड़ा डीप चैप्टर है। अगर तुम्हें इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आता ना, तो तुम्हें कम से कम ये 4 पॉइंट पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये पॉइंट, जरा देख लेना। हाउ टू ओवरकम अ फियर।
भाई एक डर को दूर करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, इस तरह के जो सवाल आते हैं, तुम्हारे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। क्या क्या होना चाहिए? रेजिलियंस हो, लचीलापन हो, ये नहीं कि चोट खा के गिर गए, खिंचाव होना चाहिए, बाउंस बैक करना होगा तुम्हें। परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब ही क्या होता है? डिटर्मिनेशन, एकदम दृढ़ संकल्प तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो परसिवरेंस ये वर्ड तुम्हें पता होना चाहिए। कन्फ्रंटेशन, तुम्हें सामना करना है, जो भी तुम्हारा डर है उसका सामना करना है। एंड सीकिंग सपोर्ट, तुम्हें सपोर्ट लेना है ट्रेनर्स का, जो भी उस फील्ड के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन सबके तुम्हें सपोर्ट लेना है। इस तरह से तुम किसी भी फियर से ओवरकम कर सकते हो। यू कैन गेट रिड ऑफ एनी फियर। ओके, क्लियर है? ये चैप्टर अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया कि ये 4 पॉइंट अभी कमेंट में लिखो, अपनी नोटबुक में लिखो, तुम्हें याद रहने चाहिए ये 4 पॉइंट, ठीक है। अब मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को। ये अब ऐसे थोड़ी तुम्हारा बड़ा भाई हूं तो तुम्हें कुछ तो अलग दूंगा ना, कोई तो नया तरीका होगा ना। ये सब तुम्हें एग्जाम में हेल्प करेगा, तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी, ये पॉइंट्स याद आएंगे। दोस्तों, डीप वाटर, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है गहरा पानी, कहानी है विलियम डगलस की। विलियम डगलस बताते हैं, जो कि एक जज है, वो बताते हैं कि कैसे बचपन में उनको पानी से डर लगता था और वो बड़ा परेशान थे उस पानी के डर से। ये कहानी उनकी है। तो किस तरह से उन्होंने अपना फियर ऑफ वाटर है उसको दूर किया, वो ये बताते हैं। आइए चलिए इसको पढ़ लेते हैं। पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो तुम्हें पता होने ही चाहिए। वो क्या भाई? एक तो फियर तुम्हें पता ही होना चाहिए, कॉन्कर करना, किसी चीज पे जीत हासिल कर लेना। फोबिया, डर को कहते हैं ड्राउन, डूब जाने को कहते हैं ड्राउनिंग। विल पावर, यानी तुम्हारे अंदर विल पावर होनी चाहिए। डिप्राइव, अभी हमने पढ़ा था ना, चाइल्डहुड डिप्राइव हो जाते थे, डिप्राइव, डिवॉइड, ये वर्ड हमने पढ़ लिए थे। इनहेल करना, एक्सहेल करना, टेरराइजिंग करना, डरा देना, किसी को आतंकित कर देना। ब्रीद यानी सांस लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड इस चैप्टर से रिलेटेड। अब मैं चला इस चैप्टर की कहानी तुम्हें बताने। बड़ी आसान सी कहानी है। The writer tells about his fear of water and how he conquered it. सिंपल सा कि उसका पानी का डर क्या था, कैसे उसने उसको कॉन्कर किया था, वो देखना है, ठीक है। अभी बताऊंगा कि एग्जाम में क्या लाइंस तुम्हें याद रखनी, कुछ अलग से नहीं है, वो भी दिखाऊंगा, रुक जाओ। ओके, When he was 3 or 4 years old, जब राइटर 3 या 4 साल के थे, he would go to the beach in California. कैलिफोर्निया अमेरिका में एक जगह, वहां पे वो गए थे, बीच पर थे। फिर क्या होता? With his father, अपने पापा के साथ। The waves knocked him down and swept over him. ऐसे वैसे बैठे थे, लोरी दूध की कुतोली, ऐसे बैठे हुए थे, एकदम से वेव आई, गिर गए, छपाक से गिर गए, और पूरा पानी उनके ऊपर से होकर निकल गया। इससे क्या हो गया? And swept over him. He got frightened and a fear of water developed in his mind. और तभी से ना उनको पानी से डर लगने लगा, उनके दिमाग में फियर ऑफ वाटर डेवलप हो गया। इतना क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया। पहला डर कहां से लगा था? जब 3 से 4 साल की उम्र में थे, कैलिफोर्निया बीच पे बैठे थे अपने फादर के साथ। आगे बढ़ते हैं। A few years later he joined YMCA स्विमिंग पूल। उन्होंने कुछ साल बाद एक YMCA नाम का एक स्विमिंग पूल था, उसको ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया? A few years later स्विमिंग सीखने के लिए। He was thrown into the pool by another boy. एक बड़ा 18 साल का लंबा चौड़ा लड़का आया और उसने शरारत में, मस्ती में उनको पानी में उठा के फेंक दिया स्विमिंग पूल में। और उसके बाद क्या हुआ? He tried hard to come up but could not do so. उन्होंने सोचा, जब पानी में गए तो इन्होंने प्लान बनाया कि इससे निकलने का तरीका यह है कि ना, वेट करता हूं, जैसे ही मैं पूल के सरफेस से टकराऊंगा, ऐसे यूं जंप करूंगा और ऊपर आ जाऊंगा। इन्होंने ये सोचा, लेकिन क्या था? पूल गहरा था, ये नीचे जाते चलेगा और फिर इनका वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया ऊपर आने का। लड़के ने तो उठा के फेंक दिया था। अब इनको डर लगने लगा, ये आवाज लगाना चाहते थे। ही ट्राइड टू शाउट, उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, बट ही कुडंट डू सो, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। इन्होंने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था, बट कैसे तैसे ये बच गए। क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, फिर क्या हुआ? ही एक्सपीरियंस्ड डेथ क्लोजली, और वहां उन्होंने मौत को बहुत कट से छू कर देखा, लेकिन टक से वापस आ गए, किसी तरह किसी ने उनको बचा लिया। इतना क्लियर है? चलो जी, यहां तक की कहानी समझ में आई? हाँ जी, बहुत डरे हुए हैं, इन्हें फियर ऑफ वाटर बैठ गया है। आगे बढ़ते हैं। He had developed phobia of water, डेवलप हो चुका था, पहले भी हो चुका था 3 से 4 साल की उम्र में, अब भी फोबिया ऑफ वाटर हो गया था। It deprived him, अब उसकी वजह से नुकसान क्या था? भाई पानी से डरे, छोड़ो, मत स्विमिंग करो। नहीं भाई, इनको तो भाई मजे करने थे, भाई मजे नहीं आ रहे थे। मजे क्या नहीं आ रहे थे? कैनोइंग नहीं कर पा रहे थे, बोटिंग नहीं कर पा रहे थे, स्विमिंग नहीं कर पा रहे थे। ऐसे कैसे लाइफ चलेगी भैया? ठीक है, तो ये इन सारे मजे नहीं ले पा रहे थे। इस वजह से इन्होंने क्या डिसाइड किया? सो ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि मुझे अपने फियर को कॉन्कर करना है, ओवरकम करना है, फोबिया ऑफ वाटर
को। उसके लिए अब इन्होंने क्या किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर, इन्होंने एक इंस्ट्रक्टर रखा एंड स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग, और उन्होंने स्विमिंग स्टार्ट कर दी, सीखनी शुरू कर दी। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम एंड अ रोप अटैच्ड टू इट, उन्होंने ना इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट लगाई इनके और एक रोप बांधी और अपने हाथ में पकड़ के बैठ गया। He taught how to put his face under the water, inhale and exhale, और इंस्ट्रक्टर ने सिखाया कि कैसे पानी के नीचे जाना है, कैसे इनहेल करना है, कैसे एक्सहेल करना है, ये सब कुछ उन्होंने सिखाया। The author repeated the exercises hundreds of times, भाई सौयों बार ट्राई किया, ऐसे कैसे फियर ऑफ वाटर नहीं निकलेगा, जैसे मैं तुम्हारा डर निकाल रहा हूं। फियर ऑफ इंग्लिश, डर लगता है ना इंग्लिश से, इंग्लिश में नंबर नहीं आते सर, मुश्किल है, दुनिया ने हवा बना रखा है, डर का कारोबार चल रहा है। नहीं, डर नहीं लगने दूंगा तुम्हें इंग्लिश से, बिल्कुल नहीं। अब जाना एग्जाम देने, मेरी ये 5 टाइम्स रिवीजन प्लान देखने के बाद जब तुम एग्जाम में जाओगे ना मेरा बच्चा, मेरे जितने भी साथी बैठे हुए हैं, फिर देखना एग्जाम कैसा होता है। तुम्हारी लाइफ का बेस्ट एग्जाम होने जा रहा है ये इंग्लिश का एग्जाम। मजा आया सुन के? बिल्कुल ऐसा होगा, मन में विश्वास है, मेहनत करने के लिए तैयार है। हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स क्या किया था विलियम डगलास ने? प्रैक्टिस किया था, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, सौ बार प्रैक्टिस किया था। ही प्रैक्टिस 5 days a week, an hour each day, 5 दिन हफ्ते में प्रैक्टिस करते थे, an hour each day, 1 घंटा रोजाना, ठीक है। Finally, William had learned swimming, but he was not satisfied. So he went to different lakes and islands. वो सीख तो गए थे, लेकिन उनको लगता था नहीं, I am still having that fear. So what he did, he swam. कहाँ का स्विमिंग करी उन्होंने? लेक्स में, आइलैंड्स में उन्होंने स्विमिंग करी। एट लास्ट ही रिपीटेड द फीट ऑफ डॉग कैपरन बाय डाइविंग इन वार्म लेक्स एंड स्विम अक्रॉस, और बाद में उन्होंने डॉग कैपरन का एक रिकॉर्ड था जहां उन्होंने स्विमिंग की थी, वहां पे जाके उन्होंने डाइव किया, स्विम की वार्म लेक में, और उसके पार चले गए। He had overcome his baseless fear of water, और वो अपने जो बेसलेस उनका पानी का डर था उससे उन्होंने मुक्ति पा ली। He realized, और उन्होंने फिर रियलाइज किया, ऐसा किया, that death is peaceful and it is a fear of death that is terrorizing, कि यार मौत तो बड़ी आसान है, जो मौत का डर है ना ये हमें परेशान करके रखता है। तो ये पूरी कहानी थी विलियम डगलास की। क्लियर हो गया कि एक लड़का था, बचपन से ही उसको पानी का डर था, और जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको एक बड़े बच्चे ने पानी में डाल दिया था, पूल में फेंक दिया था, जिसकी वजह से उसको डर बैठ गया था। वो ही जस्ट नियरली फेल्ट द डेथ, उन्होंने क्या कहते हैं, कन्फ्रंट किया था डेथ को, ऐसा लगा था छू के वापस आ गया हो। और उसके बाद उसने स्विमिंग सीखने का फैसला किया। क्यों सीखना चाहता था? क्योंकि स्विमिंग, बोटिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रहा था ना यार। तो ये सारी कहानी किसकी थी? ये थी विलियम डगलास की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये पॉइंट्स तुम्हें पता होना चाहिए। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा देखना। तो ये है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब उस लड़के ने विलियम डगलास को YMCA पूल में फेंक दिया था तो उसके इमोशंस कैसे थे, डगलास साहब के इमोशन कैसे थे, सीरीज ऑफ इमोशंस डगलास एक्सपीरियंस। ये इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट जहां तुम फंस सकते हो, मैं फंसने नहीं दूंगा, ये याद रख के जाना है हमें। क्या है इसमें, क्या हुआ था भाई? ही हैड अ प्लान टू कम आउट। पहले जैसे पानी में उन्हें थ्रो किया उस लड़के ने, सो ही हैड अ प्लान टू कम आउट। वो प्लान क्या था? देखो मैंने ऐसे ना मार्क भी कर रखा है। प्लान क्या था? ये रहा प्लान, टू वेट अंटिल ही हिट द बॉटम ऑफ द पूल। उन्होंने सोचा था बॉटम जब तक जाऊंगा पूल के, और फिर ऐसे करके यूं हिट मारूंगा और ऊपर आ जाऊंगा। प्लान फेल्ड, लेकिन वो प्लान फेल हो गया क्योंकि जो स्विमिंग पूल था वो बहुत ज्यादा गहरा था। बिगेन टू सफोकेट, ट्राई टू शार्ट, एकदम उनकी सांस नहीं आने लगी, दम घुटने लगा, उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, वो नहीं कर पाए। लेग्स फेल्ट हैवी, उनकी टांगे भारी होने लगी। ही ग्रू एजिटेटेड, और वो घबराने लगे, परेशान होने लगे, और फिर क्या हो गए? अनकॉन्शियस हो गए। ही बिकेम अनकॉन्शियस, और बेहोश हो गए, और बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब हुई, परेशान हो गए, बच गए, मतलब नियरली ही सॉ द डेथ। उन्होंने वहां पे बिल्कुल मौत को करीब से देखा था। ये पॉइंट, ये सीरीज ऑफ इमोशंस तुम्हें मेरा बच्चा पता होने चाहिए। इसके अलावा क्या ही पूछ लेगा? ये पॉइंट तो सर आपने हमें बता ही दिया कि रेजिलियंस हो जाना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए हमारे पास, कन्फ्रंटेशन और सीकिंग सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी फियर को ओवरकम करने के लिए। अब पूछो तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कहां तक पूछ लोगे? बड़ा भाई जब साथ में आ जाता है ना, फिर डर नहीं लगता। ठीक है मेरा बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों चैप्टर नंबर 4, बहुत ही मजेदार चैप्टर, जिसका नाम है दी रैट ट्रैप। रैट ट्रैप किसे कहते हैं? चूहेदान को कहते हैं। अब ये कहानी किसकी है? चूहेदान बेचने वाले की, जिसको पैडलर भी बोला गया है। पैडलर का मतलब क्या होता है? पैडलर का मतलब ऐसा इंसान जो छोटी मोटी चीजें बेचता रहता है, ऐसी आवारागर्दी करते हुए घूमता फिरता रहता है, छोटा मोटा सामान बेच देता है, उसको क्या कहते हैं? पैडलर कहते हैं। तो रेड ट्रैप सेलर कौन है? एक पैडलर है। वो दुनिया को चूहेदान क्यों बोलता है?
ये सवाल सबसे बड़ा जो कि अभी हमें पता चल जाएगा इस कहानी के अंदर। आइए दोस्तों पढ़ते हैं इसको। भाई ये पैडलर कैसा है? एक अपॉर्चुनिस्ट है, मौका देख के चौका मार देता है। भाई थीफ है, चोरी भी कर लेता है, कभी कभी बैगर है, भीख भी मांग लेता है, किसी तरह अपना गुजारा कर लेता है। परसेप्टिव है, इसका अपना एक परसेप्शन है, एक खुद की सोच है, इसकी एक फिलोसफिकल सोच है। ह्यूमरस भी है, भाई इसको बड़ा मजा आता है, ऐसी मजेदार बातें करता है, अपनी फिलॉसफी के जरिए लोगों का बड़ा मनोरंजन कर सकता है। इसके अंदर ये काबिलियत भी है। और ऑब्जर्विंग माइंड, चीजों को ऑब्जर्व करता है कि दुनिया कैसी है, लोग कैसे, इसको इंसानों की काफी अच्छी परख भी है। तो ऐसा है हमारा कौन? ये पैडलर, जिसका काम क्या है? रेड ट्रैप सेलिंग का, कि भाई ये रेड ट्रैप बेचता है, चूहेदानी बेचा करता है। दूसरा कौन है? ये है क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर एक ऐसा इंसान जैसे किसान समझ सकते हो आप, जिसने बटाई वटाई का काम किया होता है। तो ये कैसे हैं भाई साहब? ये लोनली है, ये अकेले हैं, ये काइंड है, बड़े काइंड इंसान है, बड़े दयावान है, जनरस है, और कैसे फ्रेंडली भी है, और नाइव भी, बड़े भोले हैं। ठीक है, एक तो ये कैरेक्टर हमने देखे, दो कैरेक्टर देखे, कहानी अभी हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हमें इन कैरेक्टर्स के बारे में पता होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भाई शक्ल से देखो कितने गुस्से वाले लग रहे हैं। ये है आयरन मास्टर। कौन? आयरन मास्टर। ठीक है, आयरन मास्टर कौन होता है? जिसका लोहार की फैक्ट्री होती है, कारखाना होता है, वो आयरन मास्टर है। एरोगेंस है इसके अंदर, इनके अंदर वेल्दी, पैसे वाले हैं, ऑफ कोर्स। इंपल्सिव है, जैसे ही मन में जो आता है एकदम बड़े खुश हो जाते हैं, एकदम से गुस्से में भी आ जाते हैं। तो शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, काइंड है बट ज्यादा नहीं, कभी दया खा लेते हैं, कभी नहीं खाते, समझते नहीं लोगों को। ये एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एग्रेशन है इनके अंदर। ओनर है राम्स, जो आयरन वर्क के ये ओनर है। तीन कैरेक्टर देख लिए। अब आएगी सबसे प्यारा कैरेक्टर हमारी एडला। भाई एडला कौन है? आयरन मास्टर की बेटिया। भाई बेटियां क्या करती हैं? ये बड़ी काइंड है, कंपैशनेट है, बहुत ज्यादा इनके मन में दया है लोगों के प्रति। ये थॉटफुल है, इनकी अपनी एक सोच है, बहुत अच्छी सोच है, सोचती है लोगों के बारे में। मॉडेस्ट है, शायद थोड़ी शर्मीली सी भी है, जनरस भी है, और समझदार भी है। तो सारे कैरेक्टर्स जो अच्छे अच्छे हैं वो किसके अंदर है? एडला में। क्या एडला और उसके पापा दोनों एक जैसे? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं भाई। पापा तो एकदम डाकू टाइप है, लेकिन बेटी बड़ी प्यारी बच्ची है। ठीक है, ये हमें याद रख लेना है। तो दोनों के ऊपर सवाल पूछा जाता है कि कैसे आयरन मास्टर और उनकी जो बेटी है, ये जो हमारी इनकी बेटी एडला है, उन दोनों में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये भाई, ये काइंड है, कंपैशनेट है, वाइज है, थॉटफुल है। लेकिन जो आयरन मास्टर है भाई, उसके अंदर एरोगेंट भी है, इंपल्सिव। मेरा बच्चा लिखो ना कमेंट में, तुम्हें याद रखने ये सारे वर्ड, जितना लिखोगे ना उतना याद रह जाएगा, एग्जाम में भी लिखोगे फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारे इसके मेन कैरेक्टर्स थे। अब इसकी कहानी क्या है, आइए वो भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। बहुत जल्दी से शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, दी रेड ट्रैप, पैडलर की कहानी। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ रेड ट्रैप सेलर हु लीड्स अ वेरी पुअर, सैड एंड मोनोटोनस लाइफ। मोनोटोनस वर्ड तुम्हें पता होना ही चाहिए। मोनोटोनस का मतलब एक जैसी सी जिंदगी, मतलब उसमें कुछ ना मजा है ना उसमें कोई चीज चेंज है, बस सेम लाइफ चली जा रही है। ठीक है, ही हैज टू रिजॉर्ट टू थीवरी एंड बेगिंग टू सर्वाइव। अब ये रिजॉर्ट का मतलब क्या है, मोनोटोनस का मतलब क्या? बार बार दिक्कत हो रही है ना तुम्हें, तो क्यों ना मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स तुम्हें हैंड टू हैंड ही बता देता हूं। लो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी देख लो तुम। ये रहे इंपॉर्टेंट वर्ड्स भाई, क्या? वेगबंड, वॉन्डरर या वेगबंड का मतलब आवारा। आवारा कौन है? पैडलर हमारा आवारा। रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? कुछ बुरा करना जब कोई चॉइस ना हो, मतलब जुगाड़ कर लेना, कुछ बुरी चोरी वोरी करके कहीं काम चला लेना, उसको बोलते हैं रिजॉर्ट कर लेना। पैडलर या पैडलर स्पेलिंग दोनों ही ठीक है। समवन हु सेल्स गुड्स बाय ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो इधर उधर घूम रहा होता है। पैडलर तो हमने देख ही लिया था। ठीक है, कंपैशन का मतलब होती है दया, काइंडनेस। ओके, क्रॉफ्टर, वन हु वर्क्स इन अ स्मॉल फार्म, जो किसी फार्म में काम कर रहा होता है उसको बोलते हैं क्रॉफ्टर, किसान समझ सकते हो। एरोगेंस का मतलब घमंड। बेट, इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरा बच्चा। बेट का मतलब चारा, जो कि चूहे को रिझाने के लिए डाला जाता है। मॉडेस्ट का मतलब नरम। ठीक है, अब तुम्हें आसानी रहेगी? हाँ जी सर, आसानी रहेगी। आ जाते हैं। तो पैडलर कैसी जिंदगी गुजार रहा है? मोनोटोनस, एक जैसी जिंदगी गुजार रहा है, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाता है, कभी कभी चोरी भी करता है, बैगिंग भी करता है। वन डे ही वाज स्ट्रक बाय दैट, एक आइडिया ने उसको स्ट्रक किया, दिमाग में एक आइडिया आया। बुक की लैंग्वेज है बच्चा, ध्यान से एग्जाम में लिख के आना है। आइडिया क्या था? That the whole world is nothing but a big rat trap। पूरी दुनिया कुछ नहीं है, बस एक बहुत बड़ा चूहेदान है, और हम सब लालच में आके इसमें फंस जाते हैं। कैसे? अब क्या था? पैडलर कैसा था? वो फिलोसॉफिकल भी था, उसके अंदर ह्यूमर भी था, ऑब्जर्विंग भी था, इसलिए वो ये सब कुछ सोच पा रहा था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैसे कैसे ह्यूमर दिखाया पैडलर ने, कहां कहां ह्यूमर दिखाया, तो हमें ह्यूमर बताना है कहां कहां दिखाया। अभी पता चलेगा कहां कहां उसने ह्यूमर दिखाया। आ जाओ। It offers riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly
एज द रेड ट्रैप ऑफर्स चीज एंड पोर्क। ये बिल्कुल कंपैरिजन कर दी। क्या कंपैरिजन की कि ये जो जितनी भी अमीरों वाली चीजें हैं, ये जो कपड़े हैं, ये जो मजे हैं, ये जो शेल्टर है, ये फूड है, ये जो गर्मी है, ठंड के अंदर जो गर्मी हमें मिलती है, ये सारी चीजें क्या है? ये सिर्फ एक चारा है, एक बेट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चीज और पोर्क लगाया जाता है एक चूहेदान के अंदर रिझाने के लिए चूहे को, कि वो अंदर आएगा और फंस जाएगा। हम सारी जिंदगी इन्हीं सब चीजों के पीछे तो भागते रहते हैं कि हमें घर मिल जाए, हमें खाना मिल जाए, हमें ठंड में गर्मी मिल जाए, हमें विलासिता की चीजें मिल जाएं। इसी के लिए तो हम तड़प रहे हैं, इसी लालच में तो हम रहते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से हम इस दुनिया नाम की एक चूहेदान के अंदर फंस जाते हैं, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर? Everything is very clear. The world has never been very kind to him. जो दुनिया थी ना, उसने इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था पैडलर के साथ। One evening he reached to a cottage of an old crofter and asked for shelter. एक इवनिंग ये क्या होता है, ऐसे टहलते हुए जा रहा होता है तो ये क्रॉफ्टर, वो जो अंकल देखे थे ना क्रॉफ्टर, हाँ, जो नाइव थे, इनोसेंट थे, काइंड थे, ठीक है, वो उनके यहाँ जाते थे। उसके जाके उनके कॉटेज पे जाके उसने ठक ठक की कि क्या मुझे यहाँ पे आश्रय मिल सकता है, शेल्टर मिल सकता है। कहानी यहाँ पे आती है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, द क्रॉफ्टर गेव हिम शेल्टर। जो क्रॉफ्टर होते हैं वो उनको शेल्टर दे देते हैं, गिव्स हिम शेल्टर। फिर क्या होता है, एंड फूड, और खाना भी खिलाते हैं, ऐसे दलिया भी खिलाते हैं, खाओ भाई। एज ही वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, क्योंकि क्रॉफ्टर अकेला रह रहा होता है तो उसका अकेलापन होता है, तो वो अकेलापन दूर करने के लिए वो उसको बैठा लेता अपने घर में, खाना वाना खिलाता है, बातें करता है उसके साथ। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी व्हिच ही हैड अर्न्ड बाय सेलिंग काउज मिल्क। अब जब बातें हो रही होती हैं तो क्रॉफ्टर ना रेड ट्रैप सेलर को बताता है, पता है मैं ना राम्सजो आयरन मिल में काम किया करता था और मैंने दूध बेच के ना, देखो ये 30 क्रोनर कमाए। वो ऐसे बैग में से पैसे निकाल के दिखाते हुए, देखो ये 30 क्रोनर है मेरे पास। अब इतना नाइव क्यों का है? काइंड होना अच्छी बात है, बट ये नाइव था, थोड़ा फुलिशनेस कर दी थी यहाँ पे। किसने? क्रॉफ्टर ने, क्योंकि उसने एक अजनबी को पैसे का लालच दिया था कि भाई देखो, ये लालच ही तो दिखा दिया था कि भाई मेरे पास पैसे हैं, देखो ये, वो सारे उसने सीक्रेट खोल दिए थे, पैसे दिखा दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करता हमारा पेडलर, भाई पेडलर को तो चाहिए ही था कि कहीं से पैसे मिल जाए, उसको तो काम ही चोरी करने का था। अब वो क्या करता है, ही हैड अर्न्ड बाय सेलिंग काउज मिल्क, उसको बताता है भाई दूध बेच के मैंने 30 क्रोनर कमाए हैं। द पेडलर चोज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। अब वो क्या करता है, अगली मॉर्निंग जो हमारा पेडलर था चोरी करके चला जाता है, लेकिन वो आम रास्ते से नहीं जाता। वो 30 क्रोनर उसने चुरा रखे हो तो उसके मन में डर होता है, वो जंगल के रास्ते से जाता है ताकि उसे कोई पकड़े ना। The peddler chose the path through the forest to protect himself, but soon found himself in the dense का मतलब होता है घना फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे बच्चा, कमेंट में लिखते जाओ, जितना लिखोगे याद रह जाएगा। जो पेडलर है वो खुद को ना घने जंगल में ना फंसा हुआ महसूस करता है, उसे रास्ता नहीं मिलता और वो बहुत थक चुका होता है। He heard a sound of hard regular thumping of and found a forge। अब क्या होता है, वो बिल्कुल ना हिम्मत हार जाता है, वो सोचता है मैं मर जाऊंगा, मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि ना उसके पास कुछ खाने को था, ना उसने कुछ खाया था, थका हुआ था और उसे रास्ता नहीं मिल रहा। बिल्कुल जब वो बिल्कुल बेहोश होने को होता है तभी उसको ना आवाज आती है ठम ठम ऐसे हथौड़ा ठोकने की, वहीं पास में कहीं सी भट्टी से। He asked for shelter but the iron master mistook him as an old friend। वो वहां पे जाता है, वो जो कुटिया सी बनी होती है जहाँ पे कारखाना लगा हुआ होता है आयरन मिल का, जो आयरन का, तो फिर वहां जाके उनसे कहता है कि मुझे शेल्टर मिल जाएगा। तो वहां आयरन मास्टर उसको मिलता है और आयरन मास्टर क्या सोचता है, आयरन मास्टर मिस्टुक हिम, इंपॉर्टेंट वर्ड मेरे बच्चा, उसको गलती से क्या समझ लेता, अपना पुराना दोस्त समझ लेता है जो कि आर्मी का ऑफिसर होता है, ठीक है। ही इनवाइटेड हिम, his I mistook him as an old friend. He invited him to his house। वो अपने घर पे बुलाता है उसको कि मेरे साथ घर चलो, ये तुम हो नील्स ओलोफ, ऐसे कह के उससे बात करता है। वो उसे क्या समझ लेता है, अपना ओल्ड फ्रेंड जो कि आर्मी मैन था, नील्स ओलोफ समझ लेता है। उससे कहता है व्हाई डोंट यू कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर पे क्यों नहीं चलते हो, चलते हैं। द पैडलर रिजेक्टेड द ऑफर, लेकिन पैडलर मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट, उसे लगता है कि भाई मैं पकड़ा जाऊंगा, बिकॉज आई हैव स्टोलन 30 क्रोनर फ्रॉम दी क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर से चुरा रखे हैं 30 क्रोनर। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल क्लियर, सही चल रहा है। हाँ, अब क्या होगा, आयरन मास्टर सेंट हर डॉटर टू ब्रिंग हिम होम। आयरन मास्टर हिम्मत नहीं हारता, वो कहता ठीक है चल, मेरे से तो नहीं आया। वो अपनी बेटी को भेजता है जिसका नाम क्या था, एडला। एडला कैसी है, कंपैशनेट है, काइंड है, वाइज है, थॉटफुल है, लोगों को रिस्पेक्ट देती है, उसको ये सब कुछ आता है, उसके अंदर एम्पैथी है, दूसरों की जगह खुद को रख के सोचती है, तो वो कन्विंस कर लेती है। वो कैसे कन्विंस करती है देखते हैं। हर डॉटर एडला टॉक टू हिम वेरी पोलाइटली एंड शोड सिंपैथी विद हिम। उसकी जो डॉटर होती है ना आयरन मास्टर की, एडला, वो उसको सर कह के बुलाती है, कैप्टन कह के बुलाती है, कैप्टन, इनफैक्ट कैप्टन कह के बुलाती है कि कैप्टन आप हमारे साथ चलो। तो कैप्टन कहने से उसको इज्जत
इज्जत मिलती है भाई, उसे कभी किसी ने कैप्टन नहीं कहा था, तो कैप्टन कह के बुलाती है उसको, ठीक है, कैप्टन कह के बुलाती है, जिससे वो बहुत अच्छा फील करता है और मान जाता है, वो क्या पेडलर घर चलने के लिए तैयार हो जाता है। शी कॉल्ड हिम कैप्टन, क्या बोलती है, कैप्टन बोलती है, ठीक है, एंड ऑफर्ड हिम अ फर कोट, और उसको एक फर कोट भी देती है कि आप ये पहनिए और हमारे साथ चलिए कैप्टन, इतने प्यार से पेश आती है। द पेडलर एक्सेप्टेड द ऑफर, बट व्हेन ही रीच्ड होम एंड गॉट रेडी ही गॉट कॉट, लेकिन फिर वो घर चला जाता है, लेकिन जब वो नहाता है धोता है शेव वेव करता है, क्योंकि अभी उसकी बियर्ड बड़ी हुई थी, बाल भी ऐसे खराब थे, जब वो नहाता धोता है सब कुछ तैयार होता है, तब वो उसकी पूरी शक्ल सामने आ जाती है। फिर क्या होता है, वो पकड़ा जाता है, ही गॉट कॉट, वो जो आयरन मास्टर होता है वो उसको पहचान लेता है कि ही इज नॉट माई ओल्ड फ्रेंड एंड ही मिस्टुक हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड, वो उसने उसको मिस्टुक कर लिया था, गलती से समझ लिया था। द आयरन मास्टर गॉट एंग्री, और वो कहता है ये तुमने क्या किया, ये तुम यहां से चले जाओ, निकल जाओ, ऐसा गुस्सा करता है, किस पे, पेडलर पे, एट हिम एंड आस्क्ड हिम टू लीव, बट एडलर स्टॉप्ड हिम, वो कहता है निकल जाओ यहां से, तो उस पे ना जो एडला होती है वो रोकती है, अपने पापा को क्या कहती है, कन्विंस करती है कि नहीं आप इसको ऐसे मत भगाइए, एंड शोड कंपैशन, और कंपैशन दिखाती है, क्योंकि क्रिसमस का टाइम होता, कहती है ये क्रिसमस हमारे साथ क्या कहते हैं सेलिब्रेट करेंगे। शी कन्विंस हर फादर टू अलाउ पेडलर टू सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर, वो कन्विंस करती है कौन, एडला, मेरे साथ साथ बोलो, एडला कन्विंस हर फादर टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद हिम, उसके साथ क्रिसमस साथ में टुगेदर सेलिब्रेट करने के लिए कन्विंस कर लेती है। द नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस, अब यहां तक कहानी बिल्कुल बढ़िया चल रही थी कि सच्चाई पता चल गई थी, आयरन मास्टर ने पकड़ लिया था, कॉट कर लिया था उसको कि ही इज नॉट माई ओल्ड फ्रेंड, लेकिन जो एडला थी वो बीच में आ जाती है और कन्विंस करती है अपने फादर को कि इसको यहां ठहरने की इजाजत दे दें कि क्रिसमस हमारे साथ में चले, ठीक है। अब क्या होता है अगले दिन, नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस, अब क्रिसमस मन चुका, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर विजिटेड दी चर्च, जो आयरन मास्टर था और उसकी जो डॉटर थी वो चर्च चले जाते हैं, और वो सो रहा होता है, वो दोनों लोग चर्च के लिए निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, दे केम टू नो दैट अ मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड स्टोलन मनी फ्रॉम अ क्रॉफ्टर, तब उन्हें पता चलता है कि एक आदमी है जिसके पास ना चूहेदान है, वो क्रॉफ्टर के पैसे चुरा के भागा है भाई। अब उनको समझ में आता है, दे स्टार्टेड, ये दे लिखा हुआ है, दे स्टार्टेड रिपेंटिंग बट फाउंड दैट द पेडलर गिफ्टेड अ स्मॉल रेड ट्रैप, वो दोनों लोग क्या करने लगते हैं, क्या कहते हैं, पछताने लगते हैं, रिपेंट करने लगते हैं कि यार कितनी बड़ी गलती लग गई, ये तो चोर है और अब तक तो उसने हमारा सारा सामान लूट लिया होगा, उन्हें तो ये लगता है, उन्हें ये लगता है, ठीक है, एक दूसरे पे ब्लेम करने लगते हैं। दे हैड स्टार्टेड एन आर्ग्यूमेंट, वो ब्लेम करने लगते हैं उसके फादर के, देखो मैं तो कह ही रहा था, इस तरह से उनके बीच बात होने लगती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो रेड ट्रैप सेलर था, जो पेडलर था, उसने क्या किया था, पेडलर गिफ्टेड अ स्मॉल रेड ट्रैप, एक छोटा सा रेड ट्रैप किसको गिफ्ट किया था, एडला को गिफ्ट करके वो वहां से चला गया था। शी फाउंड अ लेटर ऑफ थैंक्स एंड द स्टोलन मनी इनसाइड, और वो क्या देखती है कि उसके अंदर ना एक लेटर ऑफ थैंक्स होता है, उसमें लिखा होता है कि तुमने मुझसे प्यार से बात की थी, और इस तरह से पूरी बातें लिखी हुई होती है, एक छोटा सा लेटर होता है उसके अंदर, और साथ में 30 क्रोनर होते हैं, क्या होते हैं, स्टोलन मनी इनसाइड द रेड ट्रैप, ही थैंक्ड एडला फॉर हर काइंडनेस एंड रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न द स्टोलन मनी टू क्रॉफ्टर, और साथ में लिखा होता है कि आप ये 30 क्रोनर जो है वो क्रॉफ्टर को वापस कर दें। इस तरह से जो एक चोर था, जो कि एक पेडलर आवारा इंसान था, जो लोगों को धोखा दे देता था, वो भी सुधर गया, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द कंपैशन ऑफ एडला एंड काइंडनेस ऑफ एडला, एडला ने उसको बदल दिया। सो दोस्तों, बहुत प्यारी, बहुत आसान सी कहानी है, एक बार सम अप करा दूं ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से और याद रह जाए। आओ चलो शॉर्ट में 1 मिनट में इसको एकदम क्लियर करते हैं, 10 सेकंड के अंदर क्लियर हो जाएगा। अ पुअर सैड एंड लोनली रेड ट्रैप सेलर है, सैड है, लोनली है, पुअर है, ही थिंक्स दैट वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप, वो वर्ल्ड को क्या मानता है, बिग रेड ट्रैप है। ही वेंट टू अ कॉटेज ऑफ ए क्रॉफ्टर, गॉट शेल्टर एंड फूड, पहले वो क्रॉफ्टर के पास जाता है, शेल्टर और फूड मांगता है, क्रॉफ्टर उसको अलाउ कर देता है। स्टोल क्रॉफ्टर्स मनी एंड रेन अवे थ्रू फॉरेस्ट, और स्टोलन कर लेता है मनी, 30 क्रोनर उसको चुरा के भाग जाता है वहां से। गॉट ट्रैप्ड इन फॉरेस्ट वेटिंग फॉर हिज डेथ, डेंस फॉरेस्ट में ट्रैप होता है, ही गॉट ट्रैप्ड इन डेंस फॉरेस्ट, और वहां से भी फिर कहां जाता है, वो अपनी डेथ का इंतजार करने लगता है, और फिर जाता है एक फौज के अंदर। आयरन मास्टर मिस्टुक हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड, आयरन मास्टर से मिलता है, भट्टी में जाता है, आयरन मास्टर से मिलता है, और आयरन मास्टर उसको गलती से नील्स ओलोफ समझ लेता है। इनवाइटेड बाय आयरन मास्टर्स डॉटर एडला, आयरन मास्टर की जो डॉटर एडला उसको इनवाइट करती है। एडला शोड कंपैशन, लव एंड सिंपैथी, एडला उसको लव, कंपैशन और सिंपैथी शो करती है। एडला एंड आयरन मास्टर केम टू नो अबाउट हिज रियलिटी, बाद में उनको उसकी रियलिटी का पता चल जाता है। ही गिफ्टेड अ रेड ट्रैप 30 क्रोनर, एक गिफ्ट छोड़ के जाता है, 30 क्रोनर दे देता है। काइंडनेस एंड लव चेंज्ड अ थीफ, और काइंडनेस और लव ने एक चोर को एक अच्छा इंसान बना दिया। दोस्तों, ये टोटल कहानी थी इतने बड़े चैप्टर की, जिससे तुम लोग फड़फड़ाते रहते थे, डरते रहते थे। भाई बड़ा भाई है, डरने नहीं देगा किससे, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला चैप्टर? बिल्कुल सर, अच्छे से क्लियर हो चुका है, कोई डाउट ही नहीं है। अब सवाल पैदा होता है
कि सर एक वो वाला क्वेश्चन जो आप कहते हो कि पॉइंट्स याद रखने हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो क्या है? देखो सारी चीजें तुम्हें याद रह जाएंगी, मैंने बहुत अच्छे से कहानी समझा दी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी बता दिए, समरी, लॉन्ग आंसर पूरा। ये लॉन्ग आंसर काफी है। इस लॉन्ग आंसर जो लॉन्ग आंसर मैं करा रहा हूं ना तुम्हें, ये लॉन्ग आंसर तुम्हारे इस काबिल हैं कि तुम्हें हर क्वेश्चन का आंसर करने में हेल्प कर देंगे। डिट्टो लाइन लिख के आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ गए? इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाउ एडला चेंज द पेडलर, ये तुम्हें पता होना ही चाहिए। कोई सोते से उठा के पूछे ना दुख 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 दुख, तो तुम ना एकदम बता दो, हाँ जी क्या क्या कैसे चेंज किया था उसने। थ्रू काइंडनेस एंड कंपैशन। काइंडनेस और कंपैशन वर्ड तो बिल्कुल लिख लिख के आना इसके अंदर। काइंडनेस और कंपैशन से परसुएड्स हर फादर टू लेट हिम लिव, अपने फादर को मनाती है कि उसे यहाँ पे रहने दो, क्रिसमस सेलिब्रेट करने दो। लुक्स आफ्टर हिम, उसका ध्यान रखती है, उसका ख्याल रखती है, उसको रिस्पेक्ट देती है, एम्पैथी शो करती है। गिफ्टिंग हिम सूट, उसको सूट भी दे देती है। याद है वो जो सूट दिया था? हाँ बिल्कुल। सर 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 क्या आपने ये चैप्टर अलग से भी बना रखा है? भाई मेरा फेवरेट, मुझे लगता है मेरा सबसे अच्छा काम जो मैं तुम लोगों के लिए कर पाया हूं वो यही चैप्टर है। वो यही चैप्टर मैं तुम्हें दिखाता हूं। इससे ज्यादा बढ़िया चैप्टर मुझे नहीं लगता कि मैंने, जिसमें मुझे लगता है कि हाँ मेरा 100% बढ़िया एफर्ट था, वो चैप्टर मैं दिखा देता हूं। रेड ट्रैप क्लास 12th इन इंग्लिश। और भाई ये रहा रेड ट्रैप। ये वाला चैप्टर तुम्हें जरूर देखना चाहिए, मेरा फेवरेट है। मैंने बहुत बढ़िया से तुम्हारे लिए बनाया हुआ है, कभी मौका लगे जरूर देखना, एक बार जरूर देखना तुम किस तरह से मैंने बनाया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से चैप्टर नंबर 4 को भी बहुत अच्छे से हमने घोट के पी लिया है। पॉज करो वीडियो, अब रिवाइंड करो, जो वर्ड्स मैंने बताए थे, जो लॉन्ग आंसर मैंने बताया, उसे रफ लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा काट पीट को छोटे छोटे करके लिखो ताकि तुम्हें याद रह जाए। दोस्तों चैप्टर नंबर 5 इंडिगो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ये लुइस फिशर ने एक अपनी बुक लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसमें गांधी जी के बारे में जो कुछ लिखा है उसी से ये लिया गया है, जो कि आपका चैप्टर बना है। अब उसमें है क्या भाई, उसको पढ़ने से पहले ना मैं चाहता हूं कि ये वर्ड्स तुम्हें पता ही होने चाहिए। क्या है वो वर्ड्स? सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा, जो कि तुम्हें पता ही था, भारत के स्वतंत्रता के अंदर सविनय अवज्ञा का क्या रोल था भाई, जो भी इस कानून होता है उसको ना मानना। ठीक है, सेल्फ रिलायंस होना यानी आत्मनिर्भरता, डिफाइंस मतलब डिसओबीडियंस को ही बोलते हैं, अवज्ञा को बोलते हैं। एलिविएट करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है एलिविएट, याद रखना। एलिविएट अभी लिख दो कमेंट में, याद रह जाएगा। एलिविएट का मतलब भाई किसी चीज को समाप्त करना, खत्म करना, कम कर देना। ऑब्लाइज का मतलब मजबूर या कंपेल्ड का मतलब भी यही होता है, मजबूर होना। टेनेसिटी का मतलब भाई दृढ़ संकल्प के भैया आपने पक्का इरादा किया हुआ है, डिटर्मिनेशन को क्या बोलते हैं? टेनेसिटी बोलते हैं। ओके, पेजेंट्स का मतलब होता है किसान, जो तुम्हें पता रहना चाहिए। टर्न अप मतलब कहीं पे इकट्ठा हो जाना, प्रेजेंट हो जाना, टर्न अप। पैसिफिस्ट शांतिवादी, जो चाहते हैं कि पीस बना रहे, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट बोलते हैं। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अभी कहानी है इंडिगो चैप्टर। इंडिगो मतलब नील, नील की खेती से रिलेटेड है। भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के अंदर ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। लुइस फिशर, जिन्होंने अपनी बुक के अंदर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में लिखा कि जब वो गांधी जी से मिले तो गांधी जी ने उन्हें बताया कि भाई ये जो चंपारण एपिसोड है ना, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जहां से शुरुआत हुई, किस चीज की शुरुआत हुई? सिविल डिसओबीडियंस की शुरुआत हुई, और जिसी से आजादी की नींव रखी गई, बहुत मील का पत्थर साबित हुआ। अभी शुरुआत हुई कैसे थी उसके बारे में जानते हैं, आइए शुरू कर देते हैं। बहुत प्यारा चैप्टर, मेरे फेवरेट चैप्टर में से एक, मजेदार कहानी, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है राजकुमार शुक्ला जी से। राजकुमार शुक्ला एक किसान है, एक पेजेंट है। ये क्या करते हैं? ये गांधी जी से जाके कहते हैं कि आप मेरे साथ चंपारण चलिए, वहां के किसानों के साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है, उन पे जुल्म ढाया जा रहा है, प्लीज आप वहां चलिए। गांधी जी इनको कहते रहते हैं कि मेरे को कानपुर जाना है, मेरी यहाँ पे और मीटिंग है, मेरे पास और चीजें हैं और करने में हूं, मैं बिजी हूं, टाइम नहीं। लेकिन ये उनको फॉलो करते रहते हैं और एंड में फाइनली गांधी जी को कन्विंस कर लेते हैं। तो ये कैसे है? रेजोल्यूट है, रेजोल्यूशन लिया था कि भाई मना के ही जाऊंगा, गांधी जी को लेके जाऊंगा चंपारण। इनके अंदर टेनेसिटी है, दृढ़ संकल्प था, डिटर्मिनेशन था, और फॉलो करते रहे, हार नहीं मानी, और गांधी जी को इन्होंने फाइनली कन्विंस कर लिया कि वो चंपारण चले, और दोनों पटना रेल में बैठ के चले जाते हैं पटना। यहां से कहानी शुरुआत होती है कहानी की। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन असली चीज क्या हुई? पटना पहुंचते हैं गांधी जी। पटना पहुंचने के बाद गांधी जी सोचते हैं कि मुझे इस बारे में जानकारी पहले पूरी मिलनी चाहिए कि जो इंडिगो की खेती का मामला, वो मामला क्या है। इसके लिए फिर गांधी जी जाते हैं मुजफ्फरपुर। किससे मिलते हैं?
जेबी कृपलानी। ये क्या है, टाइमलाइंस है जो तुम्हें याद रखनी है, इससे तुम्हारे चैप्टर ना बड़ा क्लियर हो जाएगा, हलवा सा लगेगा। तो सबसे पहले गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण जाने के लिए बिहार पहुंचते, सबसे पहले पटना जाते, लेकिन उसके लिए पटना जाने के बाद फिर मुजफ्फरपुर जेबी कृपलानी जो कि गवर्नमेंट प्रोफेसर होते हैं उनसे मिलते हैं, और फिर फाइनली चंपारण जाते हैं, और चंपारण में फिर वो समन मिलता है उनको और बाकी चीजें होती है। तो 3 ये स्पेसिफिक प्लेसेस तुम्हें पता होनी चाहिए। आइए अब बढ़ते हैं आगे, क्या थी पूरी कहानी देखते हैं। This chapter is an excerpt from the book The Life of Mahatma Gandhi, written by Louis Fisher. ये तो तुम्हें पता ही है। गांधी जी told Louis Fisher about the British departure in 1916. गांधी जी attended the INC convention, met राजकुमार शुक्ला। आईएनसी के कन्वेंशन में राजकुमार शुक्ला से गांधी जी मिलते हैं। प्रेजेंट इन चंपारण, जो बिहार चंपारण के एक किसान थे, प्रेजेंट थे। इनिशियली गांधी जी डिड नॉट टेक शुक्ला सीरियसली एंड टोल्ड हिम दैट ही वाज बिजी, बट ही अकम्पनीड हिम टू वेरियस प्लेसेस। पहले तो बिजी बोल दिया गया, सीरियस नहीं लिया, और बाद में फिर वो मान गए, फाइनली मान गए थे। हिज फर्म डिसीजन इंप्रेस्ड गांधी जी एंड ही प्रॉमिस्ड हिम टू मीट ऑन अ फिक्स डेट इन कैलकाटा, और उन्होंने कहा कि कैलकाटा में एक फिक्स डेट पे तुम मुझे मिल जाना। बापू मेट शुक्ला इन कैलकाटा, टुक अ ट्रेन एंड विजिटेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, who was not there। फिर पटना जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? देखो जरा, तुम्हारी जनरल नॉलेज बताना, कौन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने जाते हैं, लेकिन होता पता है क्या, जैसे गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं तो राजेंद्र प्रसाद साहब तो वहां नहीं होते हैं, उनके नौकर होते हैं, जो कि गांधी जी को सोचते हैं कि ये अछूत है और उन्हें वहां पानी तक पीने नहीं देते हैं, जबकि गांधी जी अछूत नहीं थे। तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उस समय पे बहुत ज्यादा था, तो उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है। गांधी जी को गुस्सा भी आता है, लेकिन वो वहां पे कुछ नहीं कहते। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर कहां गए थे? मुजफ्फरपुर गए थे, याद है ना तुम्हें? हाँ, अब देखो मुजफ्फरपुर, देखो कितना आसान लगने लगा। मुजफ्फरपुर गए होंगे, तुम्हें पहले से ही पता है। ओके, हाउएवर दे वर बोथ ट्रीटेड बैडली बाय द सर्वेंट्स। गांधी जी गोज टू मुजफ्फरपुर एंड मेट जेबी कृपलानी, गवर्नमेंट प्रोफेसर। ही चाइडेड लॉयर्स फॉर हाई फीस। गांधी जी जब मुजफ्फरपुर गए तो जेबी कृपलानी से पूरा मामला समझा, और पता चला कि जो वहां के किसान थे ना, जो अपने ही भाई थे, इंडियंस थे, वो जो इंडिगो की खेती का मामला जो भी था, अभी बताता हूं क्या मामला था। वो केस लड़ रहे थे तो हाई फीस चार्ज करते थे वहां के जो किसानों से, हमारे खुद के लॉयर। तो गांधी जी चाइड करते, चाइड मतलब डांटना, डपटना, स्कोल्ड किया गांधी जी ने अपने लॉयर बंधुओं को, भाई तुम इतनी महंगी फीस क्यों ले रहे हो अपने भाइयों से। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी क्या करते हैं, ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम। वो फिर प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल प्रॉब्लम क्या है। अब समझना है, मेन पॉइंट ये है कि दोस्तों इंडिगो का प्रॉब्लम था क्या। प्रॉब्लम ये था, ग्रो 15% और 20% इंडिगो के 15 या 20% इंडिगो यानी नील की खेती तुम्हें करनी पड़ेगी अपनी जमीनों पे, एंड पे रेंट। और वो जितनी भी खेती होगी वो सारी फसल तुम्हें किसको दे देनी है, जो भी तुम्हारे लैंडलॉर्ड है उनको रेंट के तौर पे दे देनी है। ये पुराना कॉन्ट्रैक्ट वहां चलता हुआ आया था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ था, जर्मनी ने क्या कर दिया था, जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाने की खोज कर ली थी। तो इस सिंथेटिक इंडिगो जब आया तो जो बेचारे वहां के पेजेंट थे उनसे कहा गया कि अब आपको क्या देना पड़ेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलने के लिए यू हैव टू पे अ कॉम्पनसेशन, आपको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। पहले क्या था, दोबारा से समझो कि 15% या 20% आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इंडिगो की खेती करो, नील की, और वो सारी खेती पे एज रेंट की तरह तुम पे कर दो। बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ सिंथेटिक इंडिगो इन जर्मनी, अब उनको दे वर कंपेल्ड टू पे अ कॉम्पनसेशन। ये पूरा मामला बन गया था। और वहीं अपने ही लॉयर भाई जो थे वो क्या कर रहे थे, हाई फी चार्ज कर रहे थे पेजेंट से, तो उनके तो बेचारा मरना ही था ना हर तरह से। ये था पूरा मामला। गांधी जी ने इस मामले को पहले अच्छे से समझ लिया। उसके बाद क्या किया गांधी जी वेंट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, बट ही वॉज नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन बिकॉज ही वॉज एन आउटसाइडर। गांधी जी कहां गए, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास गए, लेकिन उनको आउटसाइडर कह के कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया गया। ही देन वेंट टू द कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीजन हु थ्रेटेंड गांधी जी एंड आस्क्ड टू लीव चंपारण। फिर गांधी जी को थ्रेटन किया गया, तिरहुट डिवीजन में गए, लेकिन उनको कहा गया कि चंपारण से चले जाओ। तो ये तो हमने देखा था ना कैसे कैसे गए थे गांधी जी, एक बार देखो दोबारा से, तुम्हें सब याद रह जाएगा। पहले पटना कहां गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब से मिलने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, अब तो तुम्हें बता ही दूंगा, कमेंट में लिख दिया होगा, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे वो भी एक लॉयर ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के पास गए, फिर पटना से मुजफ्फरपुर जेबी कृपलानी के पास गए, जो कि गवर्नमेंट प्रोफेसर थे, ठीक है। वहां लॉयर्स को चाइड किया, डांटा, मामले को समझा, और फाइनली फिर गांधी जी चंपारण होते होते फिर मोतिहारी, वो पास में ही इलाका है, वहां पे गए। तो चंपारण के अंदर फाइनली एंटर कर चुके हैं अब गांधी जी। आगे बढ़ जाए, इससे आसान लग रहा है ना, ये टाइमलाइन से आसान हो गया ना, पूरा चैप्टर तोड़ दिया गया है।
पूरा क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ? अब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने क्या किया? उनको नोटिस दे दिया गया कि भाई आपको चंपारण छोड़ देना है। गांधी जी वेंट टू मोतिहारी टू इन्वेस्टिगेट द मैटर वेयर ही रिसीव्ड द सपोर्ट ऑफ द लॉयर्स एंड कॉमन पीपल। गांधी जी मोतिहारी गए। मोतिहारी बड़ी फेमस जगह है बिहार के अंदर। वहां गए जहां पे उन्हें लॉयर्स का, उनके जो लॉयर बंधु थे उनका सपोर्ट मिला, पेजेंट का सपोर्ट मिला। गांधी जी एक हीरो की तरह देखे जाने लगे। कहानी लेकिन अभी आगे बढ़ेगी, देखना मजा आएगा। ओके, Gandhiji and asked to leave Champaran. Gandhiji went to Motihari. One day, as he was on his way to meet a peasant who was maltreated in a village, he was stopped by the police superintendent's मैसेंजर सर्विंग हिम अ नोटिस आस्किंग हिम टू लीव। जब वो एक मामले में जा रहे थे, एक मैटर को देखने जा रहे थे जहां किसी पेशेंट पे जुल्म ढाया गया था, मॉल ट्रीट किया गया था, यानी उसका बुरा बर्ताव किया गया था उसके साथ, तो उन्हें रास्ते में पुलिस सुपरिटेंडेंट रोक लेता है और उनको क्या कहता है? एक नोटिस देता है और कहता है आप यहां से निकल जाए। गांधी जी रिसीव द नोटिस बट डिसोबेड द ऑर्डर। पहली बार डिसोबे किया, गवर्नमेंट के नोटिस का डिसोबे किया। किसने? हमारे गांधी जी ने। सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत होने वाली थी। अ केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट हिम। उनके खिलाफ एक केस फाइल किया गया। On the day of trial, a large crowd gathered near the court. जिस दिन सुनवाई होनी थी तो गांधी जी के जितने भी लॉयर फ्रेंड्स थे, उनकी गांधी जी की जो टीम थी वो सब इकट्ठा हो गए और जो नॉर्मल पीपल थे, लोकल पीपल थे, वो सारे पेशेंट भी इकट्ठा हो गए और गांधी जी के सपोर्ट में आ खड़े हुए। गांधी जी told the court that he was not a law breaker. नहीं, Gandhiji received the notice but disobeyed the order. A case was filed against him. On the day of trial, a large crowd gathered near the court. It became impossible to handle the crowd. अब crowd इतना आ गया कि impossible हो गया कि उस crowd को handle किया जा सके। फिर गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने क्या किया? On the day of गांधी जी helped the officers to control the crowd. गांधी जी ने जो officers वहां मौजूद थे उनकी मदद की। अरे शांत हो जाओ भाई, अरे शोर मत करो, अरे हाँ, अरे बैठ जाओ, मैं ठीक हूं, हाँ ठीक है। इतना सपोर्ट था कि कोर्ट में लोग, जज देख रहा है कि क्या हो रहा है मेरी कोर्ट के अंदर, ऑफिसर देख रहे हैं भाई ये आदमी कौन है जो इसका इतना सपोर्ट करने लोग आए। भाई सच बताऊं, सच्चे दिल से किसी के लिए काम करते हो ना, पूरी दुनिया तुम्हें सपोर्ट करती है। उसका एक लाइव एग्जांपल मैं खुद हूं। मैं तुम लोगों से कोई कोर्स बेच के पैसे नहीं लेता हूं और आज से नहीं, 10 साल से ये काम कर रहा हूं यूट्यूब के ऊपर। हमारे तो बड़ा चैनल है, पेड कोर्स कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं लिया जाता। सिर्फ एक ही नियत होती है, एक नियत है कि मैं अपने इन देखने वालों को, जो कि मेरे छोटे बहन भाई के जैसे हैं, बिल्कुल मेरा कोई छोटा बहन भाई नहीं है, तुम सभी हो मेरे लिए हो। तो फिर देखो मुझे कितना सपोर्ट मिलता है। कोई मेरा बाल बाका नहीं कर पाता है, कोई मेरे बारे में कुछ बुरा अच्छा नहीं बोलता। सबको पता है भाई कि यार नहीं, ये दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए जीता है, ये वो इंसान है। तो इस चीज से ना वो मोहब्बत प्यार जो तुमसे मेरे को मिलता है भाई, पूरी दुनिया देखती है उसका तमाशा। फिर सब जानते हैं कि भाई हाँ ये डियर्स है जो काम कर रहे हैं अपने दूसरे लोगों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए कर रहे हैं, उसका इफेक्ट सब में नजर आता है। लोग मुझसे बोलते हैं ये वाली बात। सेम गांधी जी मुझे इनकी स्टोरी बिल्कुल समझ में आ रही, क्योंकि पेजेंट्स के लिए खड़े हुए थे, अपने लिए नहीं, पेजेंट्स के लिए खड़े हुए थे ना, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, तो सपोर्ट उनको भर के मिला था। फिर क्या होता है? गांधी जी, इट बिकेम इम्पॉसिबल टू हैंडल द क्राउड। गांधी जी हेल्प द ऑफिसर्स टू कंट्रोल द क्राउड। गांधी जी टोल्ड द कोर्ट दैट ही वाज नॉट अ लॉ ब्रेकर बट ही डिसोबेड सो दैट he could help the peasants. The court asked Gandhi ji to file for bail, but he refused, and later he was released. Gandhi ji कोर्ट को बताते हैं कि I'm not a lawbreaker. He was not a lawbreaker. Instead, he's just trying to support. He's trying to help the peasants. Peasants को help करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट कहता है you can file for bail. हम विल ग्रांट यू बेल, आप बेल फाइल कर दे और हम आपको बेल दे देंगे। लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं? कोर्ट आस्क्ड गांधी टू फाइल फॉर बेल बट ही रिफ्यूज्ड एंड लेटर ही वाज रिलीज्ड विदाउट द बेल। विदाउट बेल गांधी कहते हैं भाई मैं बेल नहीं मांगूंगा, मुझे बेल नहीं चाहिए। और कोर्ट को मजबूरन गांधी जी को बिना बेल के रिहा करना पड़ा। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट केम इनटू इफेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट, हाँ जी आगे बढ़ जाते हैं। The court asked Gandhi ji to file for bail. यहां तो हो गया था without the bail. Later, a commission was set up by Sir Edward Gate to look into the matter. एक कमीशन बनाई गई एडवर्ड गेट के निरीक्षण में, अध्यक्षता में, और इस मैटर को देखने के लिए भाई इंडिगो का क्या मैटर है। After the inquiry, planters were found guilty and asked to pay back to the peasants. और बाद में इंक्वायरी हुई और जो प्लांटर्स थे उनको गिल्टी पाया गया और उनको पे करने के लिए बोला गया और उनसे क्या कहा गया कि आपको रीपे करना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन वापस देना पड़ेगा पेजेंट्स को। ठीक है, गांधी जी एग्रीड टू अ सेटलमेंट दैट रिफंडेड 25% टू द फार्मर्स। एक सेटलमेंट आया कि भाई 25% हम तो जो कॉम्पनसेशन हमने तुमसे लेता हम वापस कर देंगे। अब गांधी जी के सामने समस्या ये थी कि पूरी बात नहीं मानी जा रही थी, बट गांधी जी एग्री कर जाते हैं। गांधी जी एक्सेप्टेड द ऑफर बिकॉज ही वांटेड टू मेक द पेजेंट फ्री फ्रॉम द प्लांटर्स एंड गिव देम राइट। गांधी जी मान जाते हैं कि कोई बात नहीं,
गांधी जी मान जाते कि कोई बात नहीं, ये सेटलमेंट ठीक है, 25% पे भी रेडी हो जाते, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो झुकी थी किसके आगे, भारतीयों के आगे। गांधी जी इमर्ज विक्टोरियस इन द चंपारण एपिसोड एंड द लैंडलॉर्ड सरेंडर्स बिफोर landlord surrender before the peasants. He considered this a turning point in his life, as it was the first time that British landlords had surrendered to the sharecroppers. क्योंकि that was the first time, जैसे हमने अभी देखा था कि फर्स्ट टाइम था जब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्होंने सरेंडर करा था अगेंस्ट शेयर क्रॉपर से पेजेंट्स के सामने। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर होता हुआ चल रहा है, कोई डाउट, कहीं कोई डाउट नहीं आ रहा है हमें। ठीक है, Gandhi and Kastuba Bai helped the peasant. Champaran taught a lesson about being self-reliant. चंपारण टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ इस तरह से साबित हुआ। गांधी जी हीरो बनकर उभरे, गांधी जी विक्टोरियस बने। फर्स्ट टाइम शेयर क्रॉपर जो थे, जो प्लांटर्स थे, वो दोषी पाए गए, वो उन्हें सेटलमेंट मानना पड़ा और सिविल डिसओबीडियंस की शुरुआत हुई। द चैप्टर एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड यूनिटी इन फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन। भाई ऑपरेशन, जहां पे किसी का ऑपरेशन किया जा रहा है, किसी का जिसे कहते हैं शोषण किया जा रहा है, उसके ऊपर ये चैप्टर है। सेल्फ रिलायंस, हमें इससे पता चला, सेल्फ डिफाइंस का हमने लेसन सीखा और यहीं से शुरुआत होती है हमारे सिविल डिसओबीडियंस की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें पता होने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सुन लो मेरा बच्चा। हाँ जी, ये तो मैंने बता दिया था, ये तो क्लियर हो गया था। हाँ, एक है चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज। हाँ, इनका रोल बड़ा अच्छा है। ये पैसिफिस्ट थे। पैसिफिस्ट कौन इंसान होता है? पैसिफिस्ट वो इंसान होता है जो शांति पैदा करता है। अब एक बात ये आई थी कि इन्होंने कहा था, कुछ लोगों का मानना यह था, गांधी जी के लॉयर्स जो फ्रेंड्स थे उनका मानना यह था कि इनको भी चंपारण में रुकना चाहिए गांधी जी के साथ सपोर्ट करने के लिए। तब गांधी जी ने क्या कहा था? गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट टू कीप हिम इन चंपारण, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया, कहा नहीं, मैं इनको साथ में नहीं रखूंगा। क्यों? ये एक इंग्लिश मैन है। दैट विल शो द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। इससे पता चलेगा कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंदर इरादा पक्का नहीं है, तुम किसी इंग्लिश मैन की आप हेल्प ले रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात तुम्हें याद रखनी है, इसके ऊपर मेरा बच्चा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो तुम्हें याद रखनी है। एक बार कंपाइल कर दो इस चैप्टर को बहुत जल्दी से, और 10 सेकंड में इसको कंपाइल कर लेते हैं। गांधी जी पटना जाते हैं, राजकुमार शुक्ला जो पेजेंट है उनके साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं, वहां पे उनके नौकर्स उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते। उसके बाद मुजफ्फरपुर जाते हैं, जेबी कृपलानी से मिलते हैं मामले को समझने के लिए, जो कि गवर्नमेंट प्रोफेसर है। वहां लॉयर्स को हाई फी की वजह से डांटते हैं कि क्यों इतना हाई फी चार्ज कर रहे हो आप लोग। और साथ में फिर इंडिगो का जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को समझते हैं कि 15% आपको इंडिगो ही आपको उगाना पड़ेगा और उसका एज अ रेंट आपको पे करना ही होगा। और अब सिंथेटिक इंडिगो की खेती होने लगी है जर्मनी में, तो अब कॉम्पनसेशन पे करने को कहा जा रहा है पेजेंट से। इस मामले को समझते हैं, चंपारण जाते हैं, जहां उनको समन दिया जाता है, उनके खिलाफ केस किया जाता है, और जब वो कोर्ट जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे लोग और उनके लॉयर फ्रेंड्स और जो पेजेंट्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। विदाउट बेल गांधी जी को वहां से बेल मिल जाती है, और इस तरह से फिर एक कमीशन बनाई जाती है सर एडवर्ड गेट की अध्यक्षता में, जिसके अंदर एक फैसला आता है कि 25% के सेटलमेंट पे मान जाओ। गांधी जी एग्री हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम शेयर क्रॉपर के आगे जो शेयर क्रॉपर झुके थे पेजेंट्स के आगे, ये फर्स्ट टाइम होता है। तो ये जीत होती है गांधी जी केम विक्टोरियस, कॉन्कर करते हैं चंपारण को। यहां से सेल्फ डिसओबीडियंस की, सिविल डिसओबीडियंस की इनफैक्ट शुरुआत होती है, और सेल्फ रिलायंस का मतलब पता चलता है। दैट इज द होल स्टोरी, इसमें कुछ और नहीं है मेरा बच्चा। अब तुम बहुत आसानी इसका कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। दोस्तों, सुबह के बज रहे 4 और हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, पोएट एंड पेनकेक्स। बहुत आसान, बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और वर्ड्स जो तुम्हें पता होने चाहिए। इनकैंडेसेंट लाइट्स, ऐसी लाइट जिसमें बहुत तेज रोशनी होती है, गर्मदार रोशनी होती है, जो कि स्टूडियो वगैरह में इस्तेमाल होती है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे आसपास जैसे तेज लाइट है ना, उसको बोलेंगे इनकैंडेसेंट लाइट, जिससे आंखें भी चुंधिया जाती हैं। ऐसे हिडियस का मतलब हेटफुल, जो घृणा से भरा हुआ हो। फायरी मतलब आग बबूला हो जाना, एकदम आग की तरह होना। कहते हैं ना फायरी स्पीच दी किसी नेता ने, कैसी स्पीच थी? फायरी स्पीच, यानी उसमें आग निकल रही थी मुंह से, इतनी खतरनाक गुस्से वाली बातें करी हैं। ऐसे कॉन्शियस होना, एहसासमंद होना, किस चीज से अवेयर होना है। इतने कॉन्शियस क्यों हो गए यार तुम? ये बात सुन के यार तुम इतना कॉन्शियस क्यों हो, ऐसे करके बोलते हैं ना। डिमीनर का मतलब आपका ओवरऑल बिहेवियर कैसा आप बोलते हो, क्या खाते हो, कैसे रहते हो, ये सब कुछ क्या कहलाता है? ये वर्ड डिमीनर। अनविटिंगली, अनजाने में, जो कि जानबूझ के ना किया गया, ये वर्ड तो तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं पोएट एंड पेनकेक्स है क्या। भाई ये पोएट एंड पेनकेक्स ना, एक वहां पे मेकअप का ना मटेरियल यूज होता था। मेकअप के मटेरियल का नाम था जिसे क्या कहते थे? पैनकेक्स।
ठीक है, इसका कहानी से बस इतना ही लेना देना है, ठीक है। पैनकेक्स, अब ये कहानी है किसकी, कहां पे मेकअप मटेरियल यूज होता था भाई, आजादी से पहले, बहुत टाइम पुरानी बात है। साउथ इंडिया के अंदर एक मेकअप स्टूडियो था जिसका नाम था जेमिनी स्टूडियो। क्या नाम था स्टूडियो का? जेमिनी स्टूडियो, जहां पे मूवीज की ओवरऑल शूटिंग होती थी। तो मूवीज शूट हुआ करती थी, वो एक स्टूडियो हुआ करता था, ठीक है। तो जेमिनी स्टूडियो के अंदर, जेमिनी स्टूडियो में जो मेकअप मटेरियल यूज होता था उसका नाम पैनकेक था। अब ये कहानी लिखी किसने? अशोका मित्रन साहब, जो वहां पे काम किया करते थे, उन्होंने अपनी बुक माय इयर्स विद बॉस एक बुक लिखी थी, उसी का ये एक एक्सर्प्ट है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया, बहुत आसान था, इसमें तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब जो मजेदार बात है, जो तुम्हें पता होने चाहिए, आज वो बता देता हूं। अब ये जेमिनी स्टूडियो था किसका? ये वासन साहब का स्टूडियो था, वो ओनर थे। और उसी स्टूडियो में कौन काम करते थे? हमारे जो अशोका मित्रन, जो कि राइटर है, वो काम करते थे। उनका काम क्या था? उनका काम बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, न्यूज़पेपर की कटिंग करते थे और फाइल में क्लिप करके रखते थे, ये उनका काम था। लेकिन उन्हें सब कुछ पता होता था, अवेयर रहते थे, वहां के बड़े जानकार आदमी थे, ठीक है। अब नंबर 2 की पोजीशन वहां जिसकी थी, उसका नाम था कोठा मंगलम सुब्बू। बस इसके बारे में मेनली तुम्हें याद रखना है, इस चैप्टर के अंदर यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। कोठा मंगलम सुब्बू कौन था, क्या करता था, क्या क्वालिटीज थी, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। उसी स्टूडियो में एक लॉयर काम करता था, उसके बारे में बताया गया। एक ऑफिस बॉय काम करता था, उसके बारे में मेनली मोटा माटी यही चैप्टर है। क्लियर हुआ इतना? हाँ सर, क्लियर हुआ। तो बस इंतजार किस बात का है, जल्दी से इस कहानी को पढ़ लेते हैं। अशोका मित्रन, जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं, ऑथर हैं, अ तमिल राइटर टेल्स अबाउट जेमिनी स्टूडियोज वेयर हिज वर्क वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड स्टोर देम इन फाइल, जो कि हमने पढ़ ही लिया था पहले कि उनका काम क्या था, कि क्लिप्स को ऐसे काटते थे और फाइल में लगाते थे। ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट वर्क बट ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड मेंबर। वो बहुत इनसिग्निफिकेंट काम करते थे, उनके काम, इस काम से करने से कोई फर्क भी ना पड़ता, लेकिन बहुत ज्यादा उनको वहां के बारे में पता होता था। द मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियो वॉज लाइक अ हेयर कटिंग सलोन। वहां का जो मेकअप स्टूडियो था वो कैसा था? जस्ट लाइक अ हेयर कटिंग सलोन, जैसे सलोन होता है, बहुत सारे शीशे, बहुत सारी लाइट वहां पे लगी हुई थी। इनकैंडिसेंट लाइट्स, वर्ड पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आ जाओ। ऑफ जेमिनी स्टूडियो वॉज लाइक अ हेयर कटिंग सलोन विद हाफ अ डजन लार्ज मिरर, जहां पे यानी हाफ डजन यानी 6 वहां पे कम से कम मिरर्स होंगे, 6-7, एंड इनकैंडिसेंट लाइट, और बहुत तेज रोशनी हुआ करती थी। द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैड टू बेयर टू मैनी लाइट्स ऑन देयर फेसेस इन मेकअप स्टूडियो, मेकअप रूम, वहां पे बहुत ज्यादा लाइट उनको फेस करनी पड़ती थी, जो एक्टर एक्ट्रेस है उनको बियर करना पड़ता था। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, किसके? अशोका मित्रन साहब के अनुसार, हिप्स ऑफ मेकअप वाज यूज्ड टू टर्न देम इनटू अगली लुकिंग क्रिएचर्स। यहां पे ना एक पन मारा गया, एक ह्यूमर है, वो कह रहे हैं कि बहुत सारा ना मेकअप उनके ऊपर पोत दिया जाता था उनको बुरा दिखाने के लिए, यानी इतने ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं थी, मेकअप करके वो आर्टिस्ट बहुत ज्यादा बुरे लगते थे। देयर वाज एन ऑफिस बॉय। अब ये ऑफिस बॉय की कहानी आती है। इतना अशोका मित्रन के बारे में पता चल गया, जेमिनी स्टूडियो के बारे में पता चल गया। अब एक ऑफिस बॉय था जिसका हमने जिक्र किया था, उसके बारे में पता करते हैं। भाई ऑफिस बॉय का काम क्या था वहां पे? ऑफिस बॉय वाज to slap paint onto the faces of players at the time of crowd shooting। उसका काम ये था कि जो crowd shooting होती थी उसमें जो players होते थे उनके ऊपर पेंट फेंकने का काम उसका था। He was a poet and joined in the hope of becoming an actor, screenwriter, director or a lyricist। वो जो ऑफिस बॉय था उसने ये सोच के ज्वाइन किया था कि वो डायरेक्टर बन जाएगा, कोई स्क्रीन प्ले राइटर बन जाएगा, या फिर कोई लिरिसिस्ट बन जाएगा, स्क्रीन राइटर बन जाएगा, लेकिन वो कुछ भी वहां नहीं बन पाया, वो एक ऑफिस बॉय बन के वहां पे रह गया। He always looked frustrated and blamed सुब्बू for his troubles। हमेशा ना सुब्बू, अब सुब्बू एक नया कैरेक्टर है, मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सुब्बू को हमेशा ब्लेम करता था अपनी इस नाकामयाबी के लिए। इतना क्लियर? जी सर, बहुत क्लियर। अब सुब्बू कौन था? He thought that he had greater talent than सुब्बू, but he was given a chance because he was a Brahmin। जो ऑफिस बॉय था, he thought he has greater qualities than सुब्बू। सुब्बू कोई होगा, भी पढ़ेंगे हम उसके बारे में, उससे ज्यादा क्वालिटीज ऑफिस बॉय के अंदर है, सुब्बू से ज्यादा क्वालिटीज, बट वो ब्राह्मण है। कौन? सुब्बू। दैट्स वाई उसको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, वो इतना कामयाब है। कोठा मंगलम सुब्बू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का रसी बस ये याद रख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोठा मंगलम सुब्बू वाज अ मैन ऑफ ग्रेट क्वालिटीज, बहुत ग्रेट क्वालिटीज उसके अंदर। ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म, वो फिल्मों के लिए ही बना है, सारे काम कर लेता है। क्या क्या कर लेता है वो? ही वाज अ रिसोर्सफुल पर्सन, वो बहुत रिसोर्सफुल पर्सन है, हर चीज का इलाज उसके पास होता है। ऐसा होता है ना क्लास के अंदर भी, हर मैनेजमेंट में, हर जगह एक इंसान ऐसा होता है जिसके पास हर समस्या का समाधान होता है। अरे ये भी तू देख ले, अरे अभी मैं कर लेता हूं, अरे तू ये भी तू देख ले, ऐसे करके ना जिम्मेदारी डाल दी जाती है। घर के अंदर भी होता है, घर में जब कोई मेहमान आए हुए होते हैं ना, तो एक ही घर का बच्चा होता है जिसको पकड़ लिया जाता है, अरे जरा नाश्ता देख लियो, अरे उसको बुला ले, अरे उसको ले, मतलब बाकी कोई कुछ करे ना करे, उसके बिना कोई काम पूरा नहीं होता। ठीक है, ऐसे कोठा मंगलम सुब्बू था। और कोठा मंगलम सुब्बू में और क्या क्वालिटी थी?
भाई ही वॉज रिसोर्सफुल पर्सन नोन फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी एंड क्रिएटिविटी। भाई हॉस्पिटैलिटी बहुत प्यार से कर, सबको बुलाता, अरे आइए ना, बैठिए ना, अरे अरे प्लीज बैठिए, अरे आइए आइए आइए, अरे मैं आपको क्या खिलाऊं, चाय पियोगे, पानी पियोगे, ऐसे करके लोगों का दिल जीतता था। कौन? कोठामंगलम सुब्बू। और क्या करता था? बहुत वेलकमिंग था, क्रिएटिविटी बहुत थी। अरे यार इसको ऐसे बना दो तो कैसा लगेगा, अरे ये कैसा लगेगा, जरा देखना पेंटिंग मैंने बनाई, जरा देखना मैंने पोएम कैसे लिखी है, जरा देखना ये वाला डायलॉग कैसा है, जरा देखना ये वाला शॉट अगर ऐसे ले लोगे तो कैसा होगा। ऐसे करके उसके अंदर क्रिएटिविटी थी। ही ऑल्सो डिड पोइट्री, ही वॉज लॉयल टू द जेमिनी स्टूडियो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही वॉज लॉयल टू द जेमिनी स्टूडियो। वसंत साहब के साथ ना लॉयल था, बहुत ज्यादा ईमानदार था, वफादार था। एंड हिज बॉस दैट मेड हिम नंबर 2, जिसकी वजह से नंबर 2 बना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मेरा बच्चा कि व्हाट मेड कोठामंगलम सुब्बू नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। ही वाज ग्रेट क्वालिटी, लॉयल था बॉस के साथ, बहुत क्रिएटिविटी थी उसके अंदर, हॉस्पिटैलिटी थी, रिसोर्सफुल पर्सन था। ही वर्कड फॉर द स्टोरी डिपार्टमेंट विद अ लॉयर हु एंडेड द ब्राइट करियर ऑफ एन एक्ट्रेस बाय रिकॉर्डिंग हर वॉइस when she was getting angry at the producer। अब एक लॉयर के बारे में बात हुई है कि एक लॉयर भी वहां पे था स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर, जिसने एक एक्ट्रेस का करियर तबाह कर दिया था जब वो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली थी, जब वो प्रोड्यूसर को उल्टा सीधा बोल रही थी। he also lost his job when the boss closed the story department। वो और लॉयर की भी फिर नौकरी छूट गई थी जब स्टोरी डिपार्टमेंट ही बॉस ने खत्म कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जेमिनी स्टूडियो होस्टेड अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर कॉल्ड रीआर्मामेंट आर्मी। अब उन्होंने एक होस्ट किया था, एक ग्रुप था इंटरनेशनल परफॉर्मर का जिसका नाम था रीआर्मामेंट आर्मी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। देयर प्लॉट्स एंड मैसेजेस वर सिंपल बट देयर सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर सो इंप्रेसिव। उनका प्लॉट्स एंड मैसेज तो सिंपल था लेकिन उनके कॉस्ट्यूम्स बड़े अच्छे थे। उनके कॉस्ट्यूम्स और सेट्स जो बनाते थे वो बढ़िया थे, बड़े शानदार थे। The scene of sunrise and sunset of Jotham Valley were used in Tamil plays for many years। और उनके जो scenes थे सनसेट के और सनराइज के, वो उन्हीं के कॉपी करके जोथम वैली वाले ही यूज होते थे। ठीक है, जोथम वैली वाले यूज होते थे। अनदर गेस्ट लिस्ट, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टीफन स्पेंडर जो कि एक बहुत अच्छे गेस्ट वहां पे आए थे। विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज वेयर ही कुड नॉट कनेक्ट ड्यू टू लिंग्विस्टिक बैरियर्स। वो वहां पे आए थे, बड़े राइटर थे, वो वहां पे आए थे स्टीफन स्पेंडर, लेकिन लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहे थे और वहां पे तमिल लोग थे, उन्हें तमिल आती थी। क्लियर, आ जाते हैं। तो वहां पे क्या बैरियर था? लैंग्वेज बैरियर था, इस वजह से कनेक्ट नहीं कर पाए थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा स्टीफन स्पेंडर क्यों कनेक्ट नहीं कर पाए थे? बिकॉज देयर वाज अ बैरियर ऑफ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन बैरियर था। आफ्टर फ्यू इयर्स अशोकामित्रन सॉ हिज नेम इन अ बुक द एनकाउंटर। और अशोकामित्रन साहब ने कुछ टाइम बाद स्टीफन स्पेंडर की बुक में एक प्रतियोगिता उन्होंने निकाल रखी थी, एक कंपटीशन था, तो उसके लिए अप्लाई कर रहे थे। कौन? हमारे अशोकामित्रन साहब। तब जाके उन्हें पता चला कि जो किताब थी जिसने निकाल रखी थी, इनकाउंटर वाली जो किताब थी, वो लिखी हुई किसके द्वारा है? स्टीफन स्पेंडर द्वारा। He wanted to participate in a short story competition organized by the Encounter। ठीक है जी, खत्म हो गई कहानी खत्म, पैसा जब। इसके अंदर ये था, तो मोटा माटी इसके अंदर जो था मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक बार आप भी देख लो, 10 सेकंड के अंदर इसके रिवीजन कर लेते हैं। आ जाओ। अशोकामित्रन टेल्स अबाउट द स्टोरी ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो की कहानी बताते हैं। मेकअप रूम वाज लाइक अ हेयर कटिंग सैलून, जहां पे हाफ दर्जन तो आधा दर्जन वहां पे शीशे लगे हुए, लाइट बहुत है। सुब्बू लॉयल है स्टूडियो के लिए, उसके अंदर ग्रेट क्वालिटीज है। स्टूडियो होस्टेड अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर्स को होस्ट किया था। स्टीफन स्पेंडर आए थे बट कनेक्ट नहीं कर पाए थे ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर। ये पूरी कहानी, ये पॉइंट्स तुम याद करके चले जाना। कौन सा क्वेश्चन है जो तुम्हारा नहीं बनेगा? ठीक है, आ जाते हैं मेरे बच्चा। दोस्तों इस चैप्टर का क्रक्स जो तुम्हें याद ही रखना है वो क्या? कोठामंगलम सुब्बू की क्वालिटीज क्या थी, वो नंबर 2 क्या था, क्या क्या क्वालिटीज थी, अच्छे से पता होना चाहिए भाई। चीयरफुल था, हॉस्पिटैलिटी थी, क्रिएटिविटी थी, पोइट भी था, डायरेक्शन एंड डेफिनेशन दे सकता था, ये सब कुछ उसके अंदर था। उसकी कई सारी फिल्में जो उसने बनाई थी जिसमें उसने काम किया था, फ्लॉप भी हो गया था, बट क्योंकि वो बहुत लॉयल था, वो सबकी हेल्प करता था, रिसोर्सफुल पर्सन था, इसकी वजह से उसको बहुत अच्छी वहां पे एक रेपुटेशन मिली हुई थी। लोग उसका कहना मानते थे, उसको बहुत मानते थे, वहां नंबर 2 की पोजीशन पे था। ऐसा नहीं था कि उसने सक्सेस को नहीं देखा था। ऐसे ऑफिस बॉय और जो सुब्बू था, उनके थॉट प्रोसेस में क्या फर्क था वो आप सब बता दोगे। उसको लगता था कि ये ब्राह्मण है, इसकी वजह से सक्सेस नहीं मिल पा रही है, और वो सारा अपना ब्लेम किसको डालता था? ये कोठामंगलम सुब्बू को डाल देता था। ये इतना तुम्हें इसमें याद रखना है। रही बात इनके क्वेश्चंस की, मेरा दिल बड़ा मचल रहा है इन सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने का, लेकिन जब हमारी नेक्स्ट लाइव होगी, लाइव क्लास जो होगी, लाइव रिवीजन जो होगी, जो कि 15 जनवरी के आसपास होगी, उसमें करेंगे। कोई भी डाउट आ रहा हो ना तुम्हें मेरा बच्चा, अभी भी ये रहा इंस्टाग्राम, कनेक्ट कर लेना, हर जगह मैसेज कमेंट करते रहना मेरे को, जब तक कहीं ना कहीं मैं देख ही लूंगा तुम्हें, ठीक है, और मैं तुम्हें जवाब जरूर दे दूंगा। दोस्तों चैप्टर नंबर 7 दी इंटरव्यू, बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूं। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि भाई इंटरव्यू होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो बहुत आसान शब्दों में देख लेते हैं कि इंटरव्यू की हिस्ट्री क्या है। 130 साल से भी ज्यादा इट हैज बीन द पार्ट ऑफ जर्नलिज्म फॉर ओवर 130 years एंड द पीपल हैव वेरिंग ओपिनियंस अबाउट देम। और लोग के अलग अलग इसके बारे में राय है, कुछ लोग इसको लाइक करते हैं, कुछ लोग डिसलाइक करते हैं। और क्या फायदा होता है इंटरव्यू का और क्या रोल होता है? द इंटरव्यू हैज बिकम अ वाइटल अरेना
इन एवरीवनस लाइफ एंड अ सोर्स ऑफ ट्रूथ। इंटरव्यू क्या है? सोर्स ऑफ ट्रूथ है, वाइटल एक एरिना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या कहते हैं लाइफ का। द ऑथर हाईलाइट्स दैट एन इंटरव्यू कैन लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन एंड कैन समटाइम्स चेंज द ओपिनियन ऑफ अ पर्सन। समटाइम्स इंटरव्यू क्या कर देता है? लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ देता है, लोगों का जो परसेप्शन है वो बदल जाता है, और कभी कभी आइडेंटिटी भी लूज हो जाती है। एंड समटाइम्स क्या हो जाता है? लॉस ऑफ देयर ट्रू आइडेंटिटी। जो सच्चाई है, जो सच है, वो भी कभी कभी छुप जाता है। यानी फायदे और नुकसान इंटरव्यू के दोनों बताए गए। इंटरव्यू के बारे में इतना पता चल गया ना तुम्हें, इतना पता चल गया, बस खत्म। इंटरव्यू का इतना पता होना जरूरी है। अब इसमें आगे क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूं यार। इसके अंदर ना दो लोगों का किस्सा सुनाया गया, एक रुडयार्ड किपलिंग, किसका? रुडयार्ड किपलिंग के बारे में बताया गया। कहां गए जी किपलिंग साहब? ये रहे जी किपलिंग साहब। रुडयार्ड किपलिंग जो कि एक पुराने जर्नलिस्ट और नॉवेलिस्ट थे, उनके बारे में बताया गया जो कि इंटरव्यू को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और दूसरा बताया गया अम्बर्टो इको के बारे में, जो कि एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में इटली की। वो क्या इंटरव्यू के बारे में सोचते हैं, या इंटरव्यू के बारे में नहीं, उनका पूरा इंटरव्यू ही छाप दिया गया भाई, इंटरव्यू ही पूरा छाप दिया गया। तो पहले रुडयार्ड किपलिंग का देख लेते हैं, फिर अम्बर्टो इको को देख लेंगे। रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ कहती है अपनी डायरी के अंदर कि रुडयार्ड किपलिंग क्या सोचते थे इंटरव्यू को लेके। वो डिसलाइक करते थे, क्रिटिसाइज करते थे और कहते थे कि ये एक असॉल्ट है, और अच्छा आदमी, कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन कभी भी इंटरव्यू ना लेगा ना देगा, एंड दैट्स एन असॉल्ट दैट शुड बी पनिश्ड। एक असॉल्ट की तरह है, हमले की तरह है, और जिसकी सजा मिलनी चाहिए, वो ऐसा मानते थे। साथ में उन्होंने अपनी डायरी में, किसने? रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ ने अपनी डायरी में ये भी लिखा कि कैसे बोस्टन में एक दिन दो रिपोर्टर्स ने उनका पूरा दिन खराब कर दिया था। ये रुडयार्ड किपलिंग के व्यूज थे इंटरव्यू को लेके। क्लियर? अब दूसरी कहानी शुरू होती है, कौन सी भाई? दो मेन सवाल मुकुंद ने पूछे थे, जो हमारे अम्बर्टो इको, जो कि एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के अंदर, एक नॉवेलिस्ट थे, उनसे सवाल पूछे थे। क्या सवाल थे वो तुम्हें पता होने चाहिए इस चैप्टर में। क्या सवाल था? पहला सवाल एक तो ये था, हाउ ही मैनेज टू राइट सो मच। उन्होंने इतना सारा लिख कैसे दिया, क्योंकि वो तो प्रोफेसर है, तो नॉवेल लिखने का टाइम कैसे मिल गया, ये सारी बातें थी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया इसके लिए ना, उन्होंने एक तो इसका एग्जाम्पल दिया, किसका? रोल ऑफ एम्प्टी स्पेस, जिसे इंटरस्टिस बोलते हैं। उन्होंने कहा भाई मैं इंटरस्टिस में बिलीव करता हूं। वो क्या होता है वो सुन लो। एग्जाम्पल, ट्रेवलिंग, उन्होंने ये एग्जांपल दिया वाला भी, ट्रेवलिंग ऑन द एलिवेटर टू मीट समवन, कि जब आप किसी से मिलने एलिवेटर पे जा रहे होते हो, उस दौरान आप क्या कर सकते हो? आई वुड राइट एन आर्टिकल, मैं एक आर्टिकल लिख सकता हूं उस दौरान। तो जो भी लाइफ में एम्प्टी स्पेस होता है, फ्री टाइम होता है, जहां भी मिलता है, एक तो वो तुम्हें यूटिलाइज करना चाहिए। उन्होंने एक तरीका ये बताया कि इतना सारा वो कैसे लिख लेते हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई, इसी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, राइटिंग इन डिफरेंट वेज अबाउट सेम एथिकल एंड फिलोसफिकल इंटरेस्ट। उन्होंने कहा कि भाई डिफरेंट तरीके से मैं लिख देता हूं, सेम जो एथिकल और फिलोसफिकल मेरे इंटरेस्ट होते हैं उनके बारे में। तो ये उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया, दो चीजें, एक तो इंटरेस्ट और राइटिंग इन डिफरेंट वेज। दूसरा सवाल जो मेन पूछा गया, सक्सेस ऑफ फेमस नॉवेल। उनका एक फेमस नॉवेल है जिसका नाम क्या है, जल्दी बताओ, सब लोग एक साथ कमेंट में लिखो। फेमस नॉवेल का नाम क्या था? द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज, जो कि एक बहुत मशहूर किताब थी, जिसकी 10 मिलियन कॉपी सेल हो गई थी, बहुत फेमस उनकी नॉवेल थी। उसके बारे में उनसे पूछा गया, तो उनसे पूछा गया भाई ये फेमस कैसे हुई? तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर ये 10 साल पहले हैड इट पब्लिश्ड 10 years लेटर और आफ्टर, तब ये इतनी पॉपुलर ना होती। उन्होंने एक तो इसकी टाइमिंग को बहुत अच्छा बताया, और दूसरा उन्होंने क्या कहा, और इसी में बात करते हुए उन्होंने एक और जवाब में ये कहा, ही कंसिडर्स हिमसेल्फ अ प्रोफेसर हु रोट नॉवेल्स ऑन संडे। इसको अपने आप को एक प्रोफेसर सा कंसिडर करते हैं जो संडे को नॉवेल्स भी लिखता है। ये उन्होंने जवाब में अपने द नेम ऑफ द रोज के बारे में कहा, और ये भी कहा कि उनका जो नॉवेल है वो पीस की बात करता है, लव की बात करता है, नॉन वायलेंस की बात करता है। ये उन्होंने अपने नॉवेल के माध्यम से सबको बताया। दोस्तों ये सारी चीजें यहां बहुत उसमें लिखी हुई थी कि अगर आप चाहो ना पढ़ना, डिटेल में पढ़ सकते हो कि मुकुंद का अम्बर्टो इको ने इंटरव्यू जब लिया, अम्बर्टो इको का जब मुकुंद ने इंटरव्यू लिया था तो क्या क्या बातें कही थी। ये आराम से वही सारी चीजें जो मैंने तुम्हें बहुत शॉर्ट में क्लियर करके समझा दी है, ये फाइल में दे दूंगा, आराम से पढ़ लेना, और इसमें कुछ नहीं है, रस पिला दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की तरह, गोइंग प्लेसेस। दोस्तों लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। ये कहानी किसकी है? सोफी और जेंजी नाम के टीनेजर्स की कहानी। भाई तुम्हारी कहानी है, बिल्कुल तुम जैसी कहानी। इनका स्कूल खत्म हो गया है और ये बात कर रहे हैं कि लाइफ में क्या करेंगे। देखते हैं भाई। सोफी अ टीनेज गर्ल हु इज फिल्ड विद ड्रीम्स एंड एम्बिशंस डिस्पाइट हर फैमिलीज फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। जो कि एक टीनेजर है, कौन है? सोफी। लेकिन वो कैसी है? वो बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग है, वो एक अलग ही दुनिया में रहती है, वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, लेकिन उसका फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत लो है, बहुत गरीबी है वहां। शी एस्पायर्स टू ओन अ बुटीक एंड बी अ फेमस फैशन डिजाइनर और एन एक्ट्रेस। वो सोचती है कि भाई मेरे को एक बुटीक लूंगी मैं तो एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी। वो इस दुनिया में जीती है, जो कि सच नहीं है। हर फ्रेंड जेंजी इज प्रैक्टिकल एंड ट्राइज टू कीप सोफी रियलिस्टिक बट हर एफर्ट्स गो टू वेस्ट
एज सूफी रिमेन्स इन हर वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज। उसकी फ्रेंड है जेंजी, वो काफी प्रैक्टिकल है, एवर प्रैक्टिकल है, लेकिन वो उसको समझाती भी है कि भाई ऐसे मत कहो, हमारी किस्मत में बिस्किट की फैक्ट्री में काम करना ही लिखा है। लेकिन वो इस बात पे विश्वास नहीं करती कि देखो देखना मेरे पास तो एक बहुत बड़ा घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, तुम देखते रह जाओगे जेंसी। इस तरह से उसको परेशान करती, मतलब आई मीन उसकी बातों को मानती नहीं है और एक अलग ही दुनिया में जीती है। सूफीज फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड टू ब्रदर्स। उसके दो भाई हैं, ड्रेक और दूसरे का नाम है जॉफ। उसके दो भाई उनके साथ रहती है सूफी। दे लिव इन अ स्मॉल एंड क्लटर्ड हाउस। छोटा सा घर है, गरीबी है, पसीना है, वो सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं। Sufi shares her desire with her family, but they are not as excited as she is due to the harsh realities they face. वो अपनी फैमिली से बताती मुझे बुटीक खोलना, एक्ट्रेस बनना। तो उसकी फैमिली भी, उसके पापा भी कहते हैं कि पैसे ना पेड़ पर नहीं उगते हैं, और वो भी जानते हैं कि बहुत झूठ बोलती है। उसके फादर इरिटेटेड रहते हैं उसकी झूठ की वजह से। वो जो उसकी डे ड्रीमिंग है, जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, वो जो हार्श रियलिटीज को नहीं फेस करती है, इसकी वजह से। Sufi is particularly curious by her elder brother Joff। लेकिन वो जॉफ से को लेके ना काफी क्यूरियस रहती है, क्योंकि जॉफ ना अपनी दुनिया में मगन रहता है। वो एक मोटर मैकेनिक ट्रेनी है, वो एक ट्रेनी मैकेनिक है इनफैक्ट, और वो ना किसी से ज्यादा बात नहीं करता है, वो अपनी ही दुनिया में मगन रहता है। लेकिन वो चाहती है कि यार मेरा भाई ना मेरे साथ बात करे, मेरे को सपोर्ट करे, कल को जब मैं बहुत ज्यादा मशहूर हो जाऊंगी तो मेरे साथ जाएगा, लोग तालियां पीटेंगे, वो ऐसा कुछ सोचती है। हु इज टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड हैंडसम बट रिजर्व्ड, बहुत रिजर्व रहता है। सूफी लाइक्स द यंग आयरिश फुटबॉल प्लेयर। डेनी केसी को बहुत पसंद करती है। कौन? सूफी। शी इज सो इन्फैचुएटेड विद हिम दैट शी क्रिएट्स स्टोरीज अबाउट मीटिंग हिम एंड शेयरिंग कन्वर्सेशन विद हिम। वो उससे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इन्फैचुएशन है उसको, कि वो ना कहानी बनाने लगती है। वो अपने भाई से जो से कहती है कि पता है डेनी कैसी से मेरी मुलाकात होती है, वो मेरा फ्रेंड है और हम तो मिले थे, रॉयल्स में मिले थे, ऐसे ऐसे ना झूठ बोलती है। किससे? अपने ही सगे भाई से। उसकी इन स्टोरी पे उसके फादर बिलीव नहीं करते, लेकिन डेनी कैसी कहता है पता है पापा ये मिली थी, ऐसे कह के, क्योंकि वो डेनी कैसी को कन्विंस कर लेती है टू सम एक्सटेंट कि हाँ वो डेनी, इनफैक्ट अपने फादर को जॉफ को कन्विंस कर लेती है। यहां से कट लगेगा, एक सेकेंड। वो एक हद तक कन्विंस कर लेती है जॉफ को, जो उसका ब्रदर है, कि हाँ वो डेनी कैसी से मिली थी, क्योंकि उसको जो जॉफ है वो भी फादर से कहता है कि हाँ पापा ये तो डेनी कैसी से मिली थी, ऐसे बात हो रही होती है। अब उसके फादर यकीन नहीं करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। शी शेयर्स these tales with her elder brother Joff, but he does not believe her claims. She tells him that she met Denny Casey in a boutique. Despite this, Sophie is so good at convincing people with her details that even Joff starts to wish that her stories were true. She also tells about the date with Casey. वो कहती है कि मैं तो कैसी के साथ तारीख पे गई थी भाई, तारीख पे गई थी, डेट पे गई थी मैं उसके साथ, ऐसे बोलती है किसको? अपने भाई को। और वो कन्विंस कर लेती है कहीं ना, क्योंकि वो इतनी डिटेल में बात करती है। फिर क्या होता है? on Saturday, Sophie and her family go to watch a football match where their teams win due to the goal made by Casey. और सोफी और उसकी फैमिली जाते हैं एक फुटबॉल मैच देखने, जब डेनी कैसी ऐसे आता है, ये गोल, और वो गोल करके अपनी टीम को मैच जिता देता है। ये सिंगल टाइम ऐसा था जहां फर्स्ट टाइम सोफी ने डेनी कैसी को रियल में देखा था। Sophie fully involved herself in her fantasy world, waiting for Danny to arrive as promised. वो बाहर इंतजार कर रहे थे कि डेनी कैसी आएगा और मुझसे मिलेगा। Sophie remains in this dream world, holding on to her belief that they will meet soon. The Going Places summary highlights the innocent daydream. हाँ ये था ना, हाँ। She worries about the disappointing Joff when Danny does not show up, but she still believes that they will eventually meet. वो जो उसका भाई जॉफ होता है उसको भी ये कहती है कि हाँ आएगा आएगा, बट वो नहीं आता। वो थोड़ी वरीड भी होते कि यार उसका भाई डिसअपॉइंट हो जाएगा, उसने तो इतनी कहानी सुना रखी है। और एंड में फिर दोबारा से अपने फैंटेसीज वाले वर्ल्ड में वहां इंतजार कर रही होती है, सोचने लगती है कि डेनी कैसी आया है और वो उससे बातें कर रहा है और ऑटोग्राफ देने की बातें हो रही हैं, उसके पास पेन नहीं, ये सब कुछ वो सोचने लग जाती है। Sophie remains in this dream world, holding on to her belief that they will meet soon. The Going Places summary highlights the innocent daydreams of teenagers and how the reality of the world with its challenges and expenses can often shatter such aspirations. और भाई इससे हमें पता चलता है कि जो टीनेजर्स के जो ड्रीम्स होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, डे ड्रीमिंग होती है, वो सारे जो डे ड्रीम्स होते हैं शटर हो जाते हैं ड्यू टू द हार्श रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो सोफी और जेंसी दोनों की बिल्कुल अलग कहानी है, डे ड्रीमिंग की कहानी है, बहुत इजी, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। सो दोस्तों ये सारा मटेरियल तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, लिंक इसी में दे दूंगा। तुम्हें कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ जाना। अगर तुम्हें मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो, क्योंकि अभी सुबह 5:11 हो चुके हैं, पूरी रात बीत गई है ये सब पढ़ने में पढ़ाने में। सो दोस्तों लाइक जरूर भेजना, अपना प्यार मुझ तक पहुंचाना, कमेंट करके बताना तुम्हें कैसा लग रहा है ये रिवीजन करने के बाद। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे छोटे बहन भाइयों को कैसा फील हो रहा है। तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है, और देखना ये ताकत बहुत दूर तक जाएगी, इसका नजारा पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे एक प्यार की ताकत से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा हो चुका है, चल रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब मिलेंगे हम तुम्हारी जो सेकंड
जो सेकंड बुक है विस्टास, उसकी रिवीजन के साथ। आज तारीख क्या है, 5 तारीख है, तो 9 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली आपको सेकंड वीडियो मिल जाएगा जो कि विस्टास के रिवीजन का होगा। इसकी अच्छे से इसको देखना है, जो नोट्स बनाए हैं वो बना के रखने हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है, 9 तारीख का छोड़ना नहीं है। बस देख लो, तुम मेरे वीडियोस ही देखते चले जाओगे ना तो 80 आउट ऑफ 80 लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें कोई होमवर्क मेरा बच्चा नहीं दे रहा हूं। अब पढ़ो अदर सब्जेक्ट। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।